Yes, sir. Good morning. Yes, sir. So, GST, Goods and Services Tax, आखिर क्यों आया, कैसे आया, या तक हमने बात कर ली. क्लियर. और सर जीएसटी में 35 एक्ट है. अगर आपको जीएसटी पूरा समझना है, 35 एक्ट जिसका मैंने ओवरव्यू आपको दे दिया है. क्लियर. आपने अगर सीजीएसटी एक्ट एंड आईजीएसटी एक्ट पढ़ लिया, मतलब भारत माता की जय. एंड सर आपको पूरा मोटा मोटी जीएसटी आ जाएगा, क्योंकि बाकी का मैं आइडिया आपको दे चुका हूं. क्लियर, पक्का, 100%. तो सर शुरू करें क्या जीएसटी को अब? अरे शुरू करें क्या? स्टार्ट करें क्या? पक्का, डन. तो सर अब एक्चुअली शुरू करते हैं हम प्रोविजंस रिगार्डिंग जीएसटी. सर ध्यान देना, सबसे पहला सेक्शन, सेक्शन नंबर 1, कोई भी एक्ट हो, सेक्शन नंबर 1 क्या होता है सर? हमेशा उस एक्ट का नाम क्या होता है, कहां अप्लाई होगा, कब से अप्लाई होगा. अरे क्लियर, समझे मेरी बात? ओके सर, सेक्शन नंबर 1 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 कहता है क्या? इस एक्ट का नाम होगा क्या? सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017. क्लियर. सर ये अप्लाई होगा कब से? विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st of July 2017 से. एंड दिस एक्ट शैल एक्सटेंड टू एंटायर ग्लोब, एंटायर इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था. क्लियर. क्योंकि सर आर्टिकल 370 उस टाइम पे एप्लीकेबल था जब जीएसटी आया था सर. हाँ है ना मालिक? क्लियर. अभी तो उड़ गया सर. पर ध्यान देना बेटा, जम्मू एंड कश्मीर सर वो स्टेट गवर्नमेंट, ध्यान देना बच्चों, आर्टिकल 370 की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी एक्ट कश्मीर में तभी एप्लीकेबल होगा जब वहां की स्टेट गवर्नमेंट की कॉन्करेंस हमको मिलेगी. मतलब वहां की स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी यस ओके ये एक्ट हमारे यहां लगा सकते हो, तो ही लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा. क्लियर. जैसे सर्विस टैक्स, यू नो, सर्विस टैक्स के लिए जम्मू एंड कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट की कभी कॉन्करेंस मिली ही नहीं. सर्विस टैक्स वाज नॉट एप्लीकेबल एट ऑल इन द जम्मू एंड कश्मीर. सर आर्टिकल 370 इसलिए हटाना पड़ा, मतलब इतना इसलिए हटा, वन ऑफ द रीजन कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी कानून, कोई भी लॉ वहां पे अप्लाई नहीं हो रहा था सर, जब तक कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट नहीं मान जाए. क्लियर. सर अभी हट गया है बच्चों, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेगी सर वो पूरे देश में अप्लाई होगा, तो इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर भी अप्लाई होगा सर. हाँ है ना सर? क्लियर. पर सर 1 जुलाई 17 को जब जीएसटी एप्लीकेबल हुआ था, जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं हुआ. पर सर 8 जुलाई को महबूबा मान गई, महबूबा मुफ्ती. सर 8 जुलाई को महबूबा मुफ्ती, मतलब वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने कॉन्फ्रेंस दे दी. एंड यस 8 जुलाई को ये एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में भी एक्सटेंड हो गया बाय स्पेशल ऑर्डिनेंस. क्लियर. पक्का बच्चों, 100% डन. सर दे देना, वरना नुकसान उन्हीं को था. क्यों? क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, है ना, जो भी गुड्स और सर्विसेज वहां कंज्यूम होती है उनका कोई क्रेडिट उनको नहीं मिलता, उनका कोई रेवेन्यू उनको नहीं मिल पाता. सो अल्टीमेटली उनको मानना ही पड़ा. एंड सर अल्टीमेटली सीजीएसटी एक्ट नाउ अप्लाइज टू एंटायर इंडिया. है ना भाई? पक्का आज की तारीख में एंटायर इंडिया में एप्लीकेबल है सर. ओके क्लियर. ओके सर. सर ये था सेक्शन नंबर 1. सेक्शन नंबर 2 डेफिनेशंस आएगी सर. हाँ है ना, जब जब रिलेवेंट बात आएगी हम बात कर लेंगे उसके बारे में. ओके सबसे पहला अब सबसे पहला कोई भी टैक्स, भले वो इनकम टैक्स हो, कस्टम्स ड्यूटीज हो, एक्साइज ड्यूटी था, सर्विस टैक्स है, सर्विस टैक्स था, क्लियर, वेट हो या भी जीएसटी है, कोई भी टैक्स अगर चार्ज होगा तो एक्ट में लिखा होना चाहिए देयर मस्ट बी एन अथॉरिटी ऑफ द एक्ट कि ऐसा एक्टिविटी होने पर ये टैक्स लगेगा. है ना सर? ये काम अगर आप करोगे तो ये टैक्स लगेगा, ये काम अगर आप करोगे तो ये टैक्स चार्ज होगा. दैट सेक्शन इज कॉल्ड चार्जिंग सेक्शन. क्या बोलते हैं सर उसको? चार्जिंग सेक्शन. वो सेक्शन है सेक्शन नंबर 9 अंडर सीजीएसटी एक्ट. तो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? सेक्शन नंबर 9.
शुरू करें हम? और कुछ समझ में आ रहा है या चल रहा है कि जीवन के लिए बस आगे है भी हम? पक्का चल रहा है? काट रहे हो वक्त? ओ सर कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का? चलिए सर, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 1 हम बात कर रहे हैं सर, देखना ध्यान से। सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 1 क्या बोलता है बच्चों? CGST shall be levied. क्या बोला मालिक? CGST shall be levied on इंट्रा स्टेट सप्लाई। सर इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या लगता है बेटा? IGST। इंट्रा स्टेट सप्लाई पे क्या लगता है बेटा? CGST एंड SGST। हम तो CGST एक पढ़ रहे बेटा, सेम सेक्शन का सब सेक्शन नंबर भी एब्सोल्युटली मिल जाएगा आपको का हर रेस्पेक्टिव SGST एक्ट में बच्चों। ठीक है, तो वापस देखना, CGST shall be levied, CGST shall be levied on intra-state supply of goods or service or both, goods or services or both, except दारू पीते होंगे ना बेटा? ऐसा सबके सामने नहीं बोलोगे? ओके ओके सर। एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, आई रिपीट, एल्कोहल लिकर फॉर, उस पे GST लेवी नहीं होता है। एक मिनट, सारी गुड्स सारी सर्विसेज पर GST लगा है एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन गुड्स, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सर ध्यान देना, एल्कोहल लिकर अगर आपने लिख दिया केवल इतना सा, तो इट इज नॉट सफिशिएंट। एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्योंकि एल्कोहल लिकर के इंडस्ट्रियल यूज भी है सर, है ना मालिक? सर जैसे फॉर एग्जांपल मेडिसिन, कुछ लोगों के लिए दारू दवा है बेटा, है ना सर? गुड, वेरी गुड सर। मेडिसिन, परफ्यूम्स, क्लियर, बहुत सारी गुड्स होती है जो एल्कोहल से बनती है। अरे हाँ है ना भाई? हैंड सैनिटाइजर वगैरह, अरे यस नो सर, कई सारी चीजों में ग्लिसरीन सर, और ग्लिसरीन तो नहीं, ग्लिसरीन प्लस ये सब मिक्स करके बनता था। ठीक है, एनीवेज बहुत सारी गुड्स ऐसी है जिनसे क्या बनता है बेटा, और जिसमें एल्कोहल लिकर काम आता है बच्चों, क्लियर? पर उस पर GST लगता है, बट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन उस पर GST नहीं लगता है। पता होगा ना खैर आपको? तो नो आइडिया, खैर पीने के बाद पता ही नहीं पड़ता वो बिल में क्या लिखा है। सर दारू पर अभी भी पता है क्या लगता है? वैट। प्लस एल्कोहल लिकर मैन्युफैक्चर करने पर, सुनना ध्यान से बात को, एल्कोहल लिकर मैन्युफैक्चर करने पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगता है। क्या लगता है बेटा? मतलब बिफोर GST ऑल्सो दारू पर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई टैक्स नहीं लगता था। एक्साइज भी किसका था? स्टेट गवर्नमेंट का। वेट भी किसका था? स्टेट गवर्नमेंट। और हैवी टैक्सेस है सर, हैवी टैक्सेस सर। ध्यान देना सर, एल्कोहल लिकर से बहुत बड़ी रेवेन्यू मिलती है स्टेट गवर्नमेंट को सर, एंड स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट वांट टू लूज देयर रेवेन्यू, इसलिए अगर GST में ले आते तो क्या होता? आधा तेरा आधा मेरा, मिल बांट के पीनी पड़ती बेटा, क्लियर? और मोदी जी बोल दिया मैं तो पिता नहीं हूं। अरे हाँ है ना मालिक? इसलिए सर स्टेट गवर्नमेंट डू नॉट वांट टू लूज देयर रेवेन्यू, उनको शेयर नहीं करना था रेवेन्यू को, एंड सर बहुत बड़ा रेवेन्यू उनको लॉस हो जाता, क्योंकि सर बाकी सारी गुड्स पे एक्साइज किसका रेवेन्यू था? सेंट्रल गवर्नमेंट का, है ना? और वेट स्टेट गवर्नमेंट का। यहां पर दोनों किसके थे बेटा? तो स्टेट गवर्नमेंट ने एग्री नहीं किया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, ये एल्कोहल लिकर तुम्हारे पास ही रखो सारा, है ना भाई? इसलिए सर फ्रॉम द परव्यू ऑफ द GST एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हैज बीन एक्सक्लूडेड, क्लियर? मतलब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कितने बताओ चलो? एक हाथ और 5 उंगली नहीं, 4 उंगली और एक अंगूठा है जो कभी कभी लगाना पड़ता है बेटा, हाँ है ना? अब पकाया ना मैंने बेटा मैंने कल आपको बोला था ना, आप पकाओगे मैं भी पका दूंगा आपको सर। और अभी तो जोक्स बाकी मेरे बेटा, कुछ सर ऐसे जोक मारूंगा, ध्यान रखना, आप सोने के लिए बिल्कुल भी मजबूर हो जाएंगे कि नहीं हो ही नहीं सकता पढ़ाई अब, ठीक है? ध्यान इधर सर, पॉइंट मेरा आपसे ये है, CGST shall be levied। क्या बोला सर? CGST shall be levied on intrastate supply of what? Goods or service or both, except alcohol liquor for human consumption at the rate। किस रेट से लगेगा बेटा? A rate which will be notified by the government। पर सर ध्यान देना बेटा, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को रेट नोटिफाई कर दे तो सर
स्टेट गवर्नमेंट जितने भी है उन सबको भी वही रेट नोटिफाई करनी पड़ेगी सर, हाँ है ना? तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट को रेट चेंज कर दे तो सारे स्टेट को चेंज करना पड़ेगा सर, ये तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की दादागिरी चली गई ना यार। सेम वे फिर तो स्टेट गवर्नमेंट चेंज कर देगी सर, हाँ है ना मालिक? इसलिए सर जहां पर भी पूरे जीएसटी में नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। अच्छा एक बात और, रेट ऑफ टैक्स फिक्स करने का पावर हमने डेलीकेट कर दिया गवर्नमेंट को। याद करो कल डेलीगेटेड पावर याद आया बेटा आपको? आवाज यारी हुए देखो वो डेलीगेटेड पावर याद आया क्या सर आपको? अरे पक्का सर, डेलीगेटेड पावर के केस में क्या होता है, डायरेक्ट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके वो अमेंडमेंट कर सकती है, चेंज कर सकती है बच्चों, यस या नो? अब सर सोचिए, अब अगर गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्ट रेट चेंज कर दी, उसको अगर पावर दे दिया, सेम पावर सेम सेक्शन स्टेट गवर्नमेंट का भी है सर एसजीएसटी एक्ट में, अरे हाँ है ना मालिक? क्लियर? अब सर सेम पावर स्टेट गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करे, हर दिन चेंज कर दे रेट, प्रदेश में हंगामा हो जाएगा सर। इसलिए सर पूरे जीएसटी में जहां पे भी डेलीगेटेड पावर है 100% आप देख लेना वहां पे ये मिलेगा ही मिलेगा। क्या? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। क्यों? जीएसटी काउंसिल क्या है जल्दी बताओ सर? इट्स अ बॉडी कंप्राइजिंग ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल दी स्टेट गवर्नमेंट्स, है ना मालिक? क्लियर? सर कोई भी चेंज होगा तो ये बताएंगे तो ही होगा, वरना चेंज नहीं होगा। तो पूरे एक्ट में ध्यान रखिएगा, जहां पे भी डेलीगेटेड पावर आएगा, जहां पे भी नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट होगा पूरे जीएसटी में, वह डेफिनेटली वर्ड क्या मिलेंगे? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। लॉजिक समझ में आ रहा है कि मैं बोल रहा हूं तो आप हाँ कर रहे हो बस? पक्का ना बच्चों? देखो चीजों को सॉल्व करिए सर, चीजों को याद करोगे ना कुछ भी नहीं होगा। क्लियर? ऐसा समझो मस्त कि वो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में अपना आप आएगी बात। ओके सर? ठीक सर, जैसे मैंने डेलीगेट पावर जैसे बोला तो शायद वो कल वाला पॉइंट क्लिक कर गया होगा आपको, है ना? तो बहुत ज्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ओके, आराम से रिलैक्स होके सोचिए, मस्त होके बात करिए एंड इन्वॉल्व होके बात करिए सर। ओके, आप भूल जाओ क्लास के अंदर और भी कोई बैठा है, आप और मैं बस, और कोई नहीं बैठा है बस। ठीक है, बात करो मस्त होके। तो सर जहां पे भी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट आ जाएगा, जहां पे भी डेलीगेटेड पावर आ जाएंगे, पूरे जीएसटी में क्या आएगा सर? ऑन दी। ओके ओके, चलिए सर बात वापस करता हूं मैं। सर टैक्स लगेगा बट एट द रेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, एट द रेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। क्लियर? मतलब रेट ऑफ जीएसटी कितना होगा? अलग अलग गुड्स पे, अलग अलग सर्विस पे अलग अलग रेट ऑफ टैक्स होगा जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, और आपको याद करने की जरूरत नहीं है। बट यू नो द मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी कैन बी 20%। द मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी कैन बी 20%। वापस बोल रहा हूं, मैक्सिमम रेट ऑफ सीजीएसटी कैन बी 20%। ओके चलो बताओ, मतलब जीएसटी का हाईएस्ट रेट क्या हो सकता है सर? हाँ, क्या बात है, मजा आ गया यार ये तो। सर सो द मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कैन बी 40% बिकॉज इट इज द रेट ऑफ सीजीएसटी। वेरी गुड सर। सर और ये रेट ऑफ टैक्स किस पे लगेगा? क्या हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं मालिक? इनकम टैक्स लगता है कितना कमाया उस पर, है ना सर? हम क्या पढ़ रहे हैं? जीएसटी। जीएसटी लगता है टर्नओवर पर, सेल पर, सेल वैल्यू पे बच्चा, है ना सर? ट्रांजेक्शन अमाउंट पर बच्चों, यस या नो? क्लियर? सो दिस रेट ऑफ टैक्स विल बी अप्लाइड ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स, और वैल्यू हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 15 आगे जाके, चैप्टर नंबर 3 में बना रखा आपके लिए। क्लियर? वैल्यू ऑफ गुड्स पर टैक्स लगेगा, एंड दिल थाम के देखिएगा, एंड इट शैल बी पेएबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन। इट शैल बी पेएबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन। ओके मालिक, चलिए एक बार वापस पढ़ लेते हैं हम, फिर वापस मैं इसकी इंपॉर्टेंस क्रिएट करूंगा आपके लिए। ओके सर, ध्यान देना, सीजीएसटी शैल बी लेविड, क्या बोला सर? अच्छा हम याद नहीं कर रहे हैं, हम रिवाइज करके एक एक वर्ड की इंपॉर्टेंस हम समझ रहे हैं बच्चों। ठीक है सर, सीजीएसटी शैल बी लेविड, व्हाट डू मीन बाय लेवी? चलो एक काम करता हूं मैं, एक बार पूरा बोल देता हूं, फिर वापस एक एक वर्ड लेके चलते हैं। सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट alcohol for human consumption at the rate notified by the government, but not more than, on the recommendation of the GST Council, but not more than 20% of value of such goods or service or both, and it shall be payable by a taxable person. Clear? पक्का? कोई डाउट? ठीक। तो सर सीजीएसटी लेवी होगा,
व्हाट डू मीन बाय लेवी? चार्ज होगा, टैक्स लगेगा, टैक्स इंपोज होगा। कब होगा? कब होगा? आवाज नहीं आ रही ओए। इंट्रा स्टेट सप्लाई, मतलब ऐसा कौन सा आप काम कर रहे हो हिंदुस्तान में जिसकी वजह से टैक्स लगेगा? ऐसा कौन सा आप काम कर रहे हो हिंदुस्तान में जिसकी वजह से टैक्स लगेगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई। सीजीएसटी की बात करें अगर हम, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई। हाँ है ना सर? कहां लिखा है ये? सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 1 में। क्लियर? समझे मेरी बात? कहां लिखा है ये? मतलब आपको बताया किसने कि ये काम करने पे जीएसटी लगेगा? इसलिए इसको बोलते हैं क्या? चार्जिंग सेक्शन। क्लियर? हर टैक्सेशन लॉ के अंदर आप डेफिनेटली ये सेक्शन देखेंगे और इस सेक्शन की वजह से टैक्स लग रहा है सर। हाँ है ना भाई? क्लियर? पक्का? तो ये वो इवेंट है, ये वो इवेंट है जिसके होने पे टैक्स लगेगा सर। अरे यस या नो? क्लियर? तो यू टेल मी, ऐसा कौन सा इवेंट है, ऐसा कौन सा इवेंट है ऑन द हैपनिंग ऑफ विच जीएसटी विल बिकम एप्लीकेबल? यस सर, इंट्रास्टेट सप्लाई। चलिए, सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो, इंट्रा पे लगेगा। इंटरस्टेट सप्लाई पे क्या लगेगा? आईजीएसटी। तो सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या आईजीएसटी, अल्टीमेटली लेवी कब होगा सर? आवाज नहीं आ रही ओए? सप्लाई पे। क्लियर? तो सर ऐसा कौन सा इवेंट है जिसके होने पर जीएसटी लगता है? तो सर वो इवेंट जिसके होने पर जीएसटी लगता है इज कॉल्ड टैक्सेबल इवेंट। अरे हाँ है ना? वो इवेंट जिसके होने पर पर्टिकुलर टैक्स लगता है, द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई। क्लियर? ऐसा इवेंट, ऐसा कोई काम जिसके होने पर कोई पर्टिकुलर टैक्स लगता है इज कॉल्ड टैक्सेबल इवेंट। और वो टैक्सेबल इवेंट जीएसटी में क्या है बेटा? चलिए, कस्टम्स के अंदर टैक्सेबल इवेंट क्या होगा? जल्दी बोलो। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। अच्छा, एक्साइज में टैक्सेबल इवेंट क्या है? मैन्युफैक्चर। सेल्स टैक्स में क्या है? दैट्स इट। मतलब आपको टैक्सेबल इवेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया सर। समझे आप मेरी बात? देखो, आप कभी भी चीजों को याद मत करो, मैं बोल रहा हूँ ना, फंडामेंटल समझिए आप। सर बाकी सारे एक्ट आपने मुझे बता दिए कि कस्टम में क्या होगा, एक्साइज में क्या होगा, सेल्स टैक्स में क्या होगा। अरे क्लियर सर? टैक्सेबल इवेंट मतलब वो इवेंट जिसके होने पर कोई पर्टिकुलर टैक्स लग रहा है, और वो इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई। ओके, तो सर सीजीएसटी शैल बी लेविड। क्या बोला सर? अच्छा, ये सब आपको बताया किसने? टैक्सेबल इवेंट ये सप्लाई? मैंने नहीं बताया सर, मैंने नहीं बताया। सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 ने पूरी दुनिया को बताया सर। ओके, समझे मेरी बात? मतलब कभी भी कोई बात ऐसे याद नहीं करनी यशवंत सर ने बोला इसलिए याद करना है, नहीं सर। वो चीज का लॉजिक क्या है, ये चीज का मतलब ये है, एंड सर इसका इंटरप्रिटेशन ये निकल रहा है, बात खत्म। ओके, सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अच्छा, गुड्स और सर्विसेज और बोथ। गुड्स के टैक्स भी मर्ज हुए, सर्विसेज के टैक्सेस भी मर्ज हुए, है ना? और बोथ का मतलब क्या सर? कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई। क्लियर? कॉम्बो ऑफ बोथ दिस। हाँ है ना भाई? इसके एग्जांपल्स में कुछ दूंगा आपको बाद में बेटा। अरे क्लियर? सो सीजीएसटी शैल बी लेविड। क्या बोला सर? सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एक्सेप्ट एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। बात में कर चुका हमसे बेटा। एट द रेट नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल एंड sir, maximum rate will be 20% of what? Value of such goods or service or both, and it shall be payable by a taxable person. एक मिनट, वैल्यू क्या होता है? मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको बेटा, सेल प्राइस इज कॉल्ड वैल्यू। सर एक बात और करनी है मेरे को आपसे, it shall be payable by a taxable person। ये क्या होता है? It shall be payable by a taxable person। हाँ जी, मैं तुम्हें बताता हूं बेटा। यस, ओके, ठीक है, गुड। और बताता हूं मैं आपको एग्जांपल। टैक्सेबल पर्सन हैज बीन डिफाइंड इन जीएसटी। टैक्सेबल पर्सन इज डिफाइंड अंडर जीएसटी। और टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या होता है? दिल थाम के सुनिएगा, मजा आ जाएगा सर आपको, सुनना मस्त। वैसे ये टॉपिक चैप्टर 9 पढ़ेंगे हम, रजिस्ट्रेशन तब आएगा, पर यहां थोड़ा हिंट दे रहा हूं मैं आपको, पूरा डेप्थ में नहीं ले जा रहा मैं आपको। चलेगा सर? ठीक है। टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी।
अ पर्सन हु इज, जल्दी बोलो, ठीक है। अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और ओके, दो लोग हैं सर, समझना अच्छे से बात को। अ पर्सन हु इज, ठीक है, चलो चलो एक एक बात करते हैं सर। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ठीक है सर। पहले क्या पढ़ेंगे सर? पॉइंट नंबर 2। हर बार पॉइंट नंबर 1 क्यों पहले सर? पॉइंट नंबर 2 इस बार पहले। ओके, अ पर्सन हु इज, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सर क्या नाम? जैनम। सर एक एग्जांपल के लिए लेते हैं कि जैनम जी, आपका जो बिजनेस है, आपका टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन क्रॉस कर चुका है, जो 20 लाख रुपए है सर। कितना आगे बढ़ेंगे हम सर? सर 20 लाख रुपए। कितना बेटा? 20 लाख रुपीज। द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन इज 20 लाख रुपए। मान लो आपका टर्नओवर जो है वो 20 लाख रुपए क्रॉस कर चुका है। अच्छा, कुछ केस में 10 लाख भी है, कुछ केस में 40 लाख भी है बेटा, ठीक है, वो सब बात करेंगे बाद में, अभी एक एग्जांपल ले रहे हैं हम सर। अब सर 20 लाख रुपए क्रॉस हो गया, मतलब यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। प्लस कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं जहां पे भले ही 20 लाख क्रॉस नहीं हुआ, फिर भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है सर। सेक्शन में 24 में लिखा है सर, हम पढ़ेंगे बाद में। तो मालिक, अगर आप पर लायबिलिटी आगे रजिस्ट्रेशन की, तो गवर्नमेंट ने बोला इनको कि यू कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज। कितने दिन में बेटा? भाई जैसे ही टर्नओवर क्रॉस हुआ, ऐसा तो नहीं आदमी दुकान बंद करेगा और जाएगा रजिस्ट्रेशन कराने। 30 दिन का वक्त दिया है, है ना भाई? ठीक है, मान लो इसने रजिस्ट्रेशन करा दिया। रजिस्ट्रेशन करा दिया मतलब ही बिकम अ रजिस्टर्ड पर्सन। मान लो इसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, जन्म ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, बताओ क्या ये टैक्सेबल पर्सन है कि नहीं सर? ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, बट लायबल टू बी रजिस्टर्ड है। और अगर आप लायबल टू बी रजिस्टर्ड हो मतलब यू आर अ टैक्सेबल पर्सन, एंड वंस यू आर अ टैक्सेबल पर्सन लग गए क्या? जीएसटी। क्यों? चार्जिंग सेक्शन कहता है, ध्यान से, जल्दी मत करना। चार्जिंग सेक्शन कहता है क्या? कि इट शैल बी पेएबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन। है ना सर? क्लियर? समझे मेरी बात? तो सर अगर आप टैक्सेबल पर्सन हो, मतलब अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो, भले आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, फिर भी टैक्स तो हम आपसे लेंगे। समझे आप मेरी बात? क्लियर? और एक खास बात, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो ना बेटा, तो यू कैन नॉट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर। आजा इधर, आ जाना, आगे इधर आओ। यहाँ एकदम पास है, दिल के करीब सर। गुड मॉर्निंग। नाके नहीं आया ना? नाके, सेम टू यू सर। सुनना, क्या दवा दूंगा, टेंशन क्या ले रहा है सर? सुनना इधर, ओके 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 ओके, इधर इधर सुनना, वापस वापस सुनना भाई। अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो, क्या बोला सर? यू आर अ टैक्सेबल पर्सन। अब ध्यान देना बच्चों, आपसे तो हम टैक्स लेंगे, भले आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, आपसे हम टैक्स लेंगे। क्लियर? क्योंकि आप पे चार्जिंग सेक्शन अट्रैक्ट हो गया है। और खास बात, वैसे आगे आएगा पर बता देता हूं मैं आपको, इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी यू कैन नॉट कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द कस्टमर। भाई आपका जीएसटी नंबर नहीं है, क्या आप टैक्स इनवॉइस इशू कर पाएंगे? क्या नहीं कर पाएंगे? क्या कस्टमर से टैक्स ले पाएंगे? क्या नहीं? ये लॉजिकल बताया मैंने, आगे बढ़ेंगे हम आगे, ठीक है? मतलब क्या हो गया बेटा जैनम भाई, यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। इट मींस आप पे लायबिलिटी थी रजिस्ट्रेशन की, सर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराया तो भी जीएसटी की लायबिलिटी आप पर आएगी। हम आपसे टैक्स लेंगे, मतलब गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेगी, और आप कस्टमर से टैक्स नहीं ले पाएंगे, अपनी जेब से टैक्स पे करना पड़ेगा साहब। अरे क्लियर सर? इट शैल बी पेएबल बाय टैक्सेबल पर्सन, मतलब इफ यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन,
आप रजिस्ट्रेशन कराओ या ना कराओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम तो आपसे टैक्स लेंगे सर। एक बात समझ में आया बेटा? ये था पॉइंट नंबर 2। आइए बेटा पॉइंट नंबर 1, क्या बोलता बेटा? टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। क्या नाम सर? अर्जुन भाई। सर अर्जुन भाई इनका टर्नओवर कितना है बेटा? 00 बेटा। वो 00 नहीं हो सर, सुना, टर्नओवर है ही नहीं, बिजनेस अभी कमेंस कर रहा है बेटा। एंड ही इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन एट ऑल, ही इज नॉट। पर क्या ये अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले सकता है क्या? यस, इसको बोलते हैं क्या? वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। गुड। Even if you are not liable for registration, you can apply for registration. This is what is called voluntary registration. And once you get the registration number, you become a registered person. And once you become a registered person, you become a taxable person. And जैसे आप taxable person बन गए, लग गए जीएसटी। हाँ है ना भाई? क्लियर? इसलिए दिस इज द रीजन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराया, भले आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं थे, रजिस्ट्रेशन कराया और आप क्या बन गए? टैक्सेबल पर्सन बन गए, और आप पे टैक्स की लायबिलिटी आना चालू हो गई, भले आपका टर्नओवर 20 लाख रुपए क्रॉस नहीं हुआ बेटा। हाँ है ना सर? इसलिए जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन इज अ वेरी गुड स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप सर। ओके, अरे क्लियर? आई रिपीट सर, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया है, क्या लिया आपने बेटा? भले आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं हो, बट जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा उस दिन यू बिकम अ रजिस्टर्ड पर्सन। एंड वंस यू बिकम अ रजिस्टर्ड पर्सन, यू बिकम अ टैक्सेबल पर्सन। एंड इफ यू बिकम अ टैक्सेबल पर्सन, चार्जिंग सेक्शन आप पे अट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए टैक्स पे करना पड़ता है। सर्विस टैक्स में ऐसा नहीं हुआ करता था, वेट में ऐसा नहीं हुआ करता था, ठीक है? जीएसटी में ऐसा हुआ। हाँ है ना सर? क्लियर? इसलिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना कि नहीं कराना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ओके मालिक? क्लियर? डन। तो सर आई रिपीट, सी जीएसटी शैल बी लेविड। क्या बोला सर? सी जीएसटी शैल बी लेविड। वर्ड का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा बेटा? एंड इट शैल बी पेबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन। इट शैल बी पेबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन। समझ में आया बेटा आपको? क्लियर? टैक्सेबल पर्सन मतलब अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। हाँ है ना? क्लियर? अच्छा, क्या नाम सर? मीत भाई। सर ये लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है, इनका टर्नओवर कम है सर, ही इज नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, और इसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी नहीं किया सर। क्लियर? सर बताओ, क्या है? टैक्सेबल पर्सन है नहीं है, रजिस्टर्ड पर्सन है नहीं, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बेटा। ठीक है, चलेगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ है ना मालिक? क्लियर? डन। तो सर सी जीएसटी शैल बी लेविड। क्या बोला सर? सी जीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट alcohol liquor for human consumption at the rate notified by the government on the recommendation of the GST Council, but not more than 20% of what? Value of such goods or service or both, and it shall be payable by a taxable person. हाँ है ना सर? अच्छा, पता है अब इसको याद नहीं करना पड़ेगा आपको। क्यों? क्योंकि आपको हर वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया सर। हाँ है ना? एक लाइन मिस किया है, एक वर्ड मिस किया, मतलब एक कॉन्सेप्ट मिस कर दिया, एक बहुत बड़ा पॉइंट आपने मिस कर दिया। तो हर चीज को ऐसा समझो कि आपको अपना आप याद हो जाए सर। याद करना नहीं पड़े बेटा, क्योंकि प्यार हो जाता है, प्यार करते थोड़े बेटा। क्लियर? तो ऐसी चीजें समझ में आ जानी चाहिए, याद करनी नहीं पड़े सर। अरे क्लियर? पक्का? 100% डन। सर प्लीज सर। सर सर 2 में, इफ यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन तो 2 में फॉलो जाएगा, फिर आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया तो भले 1 में फॉलो, 2 में फॉलो है, तो टैक्सेबल पर्सन है बेटा, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, ऐसा क्या लिखा है? ऐसा क्या लिखा? और 1 में आया 2 में, क्या फर्क पड़ रहा है? इफ यू आर टैक्सेबल पर्सन, टैक्स विल बी अट्रैक्टेड, बात खत्म। क्लियर? सर यहां तक बात समझे क्या सर आप? पक्का बच्चों? क्लियर? सो व्हाट इज द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी? ठीक है, सप्लाई वर्ड को बहुत शिद्दत से डिफाइन किया है सेक्शन नंबर 7 ने। किसने बेटा? सेक्शन नंबर 7 ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही मोहब्बत से डिफाइन किया है सेक्शन नंबर 7 में सप्लाई को, जो हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद। अभी सेक्शन 9 सब सेक्शन 1 पढ़ा हमने, ठीक है? बाकी के सेक्शंस बाकी बेटा, ध्यान देना। पहले सेक्शन 9 पूरा करेंगे हम, बाद में सेक्शन 7 पे आएंगे हम। ओके, सेक्शन 9 सब सेक्शन 2। सर
5 गुड्स, पेट्रोल वाली बेटा, पेट्रोल डीजल पे जीएसटी नहीं लगता, आपने सुना होगा सर, देखा होगा आपने सर, ठीक है, वो यही सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 2 है, जिसने बोला है क्या, दीज आर दी 5 गुड्स। फर्स्ट क्या है, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसको बोलते हैं पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ जो फ्लाइट में लगता है बेटा, एंड नेचुरल गैस। ये 5 गुड्स, आई रिपीट, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमन नोन एज पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एटीएफ एंड नेचुरल गैस। ये 5 गुड्स ऐसी है जिन पे जीएसटी लगेगा, बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, जब तक नोटिफाई नहीं हुआ है ना सर। तो सर इसका मतलब क्या हो गया, ये 5 गुड्स ऐसी है भी जिन पे जीएसटी नहीं लगता। खास बात अगेन सर, अगेन पता है सर, गवर्नमेंट ने बोला है क्या, इन पे भी हम जीएसटी लगाएंगे, बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, जब तक नोटिफाई नहीं हुआ। पर पता है पेट्रोल डीजल हेवी टैक्सेस है सर इस पे, एक्साइज भी और सेल्स टैक्स भी, वेट भी बेटा, हाँ है ना सर, और वो भी हेवी, बहुत बड़ा रेवेन्यू गवर्नमेंट का आता है इन गुड से। और अगर इसको जीएसटी में मर्ज कर दिया तो मैक्सिमम रेट ऑफ जीएसटी कैन बी 40%, हाँ है ना सर, क्लियर। प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को इक्वल टैक्स करने पड़ेंगे सर, जो भी नहीं है, ठीक है ना। आप देखो ना स्टेट वाइज रेट ऑफ पेट्रोल चेंज होती है सर, होता है ना सर, क्लियर। बाद में क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, मैक्सिमम रेट कैन बी 20% ओनली। सो अब तक इसको जीएसटी में मर्ज नहीं किया, हाँ है ना। तो 8% कितनी गुड्स है जिन पे जीएसटी नहीं लगता, 6, 8% कितनी गुड्स है सर, 6। एक हम सबसेक्शन 1 में पढ़ चुके, दारू, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है, और एक अभी हमने सबसेक्शन 2 में पढ़ा। अच्छा पता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 1 जब शुरू होता है ना बेटा, वहां लिखा है बेयर एक्ट में क्या, सब्जेक्ट टू प्रोविजंस कवर्ड इन सेक्शन 9 सबसेक्शन 2, मतलब 9(2) में जो लिखा है वो पहले प्रिवेल करेगा। 9(2) में क्या लिखा है, इन 5 गुड्स पे अभी जीएसटी नहीं लगेगा सर, हाँ है ना। तो 5 गुड्स ये हो गई, और एक कौन सा हो गया बेटा, एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्लियर। मतलब घूम लो और झूम लो, दोनों पे जीएसटी नहीं है बेटा। अरे पेट्रोल और दारू दोनों पे जीएसटी नहीं है, किस पे नहीं है सर, घूम लो और चूम लो नहीं रे, झूम लो, झूम लो, समझा सर। नींद से उठ, बाहर सपनों से बाहर आ बेटा, चूम लो सर। यहां तक बात समझे क्या, अरे पक्का। दीज आर दी 6 गुड्स ऑन विच जीएसटी इज नॉट लेविड, इसलिए इन 6 गुड्स को बोलते क्या, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। क्या बोलते सर, ये टैक्स लेवी नहीं हो रहा है सर, एग्जम्पशन नहीं बोलते सर, लेवी नहीं हो रहा है सर, हाँ है ना भाई, क्लियर। दीज आर कॉल्ड नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है मालिक, डन सर। आइए सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 की तरफ बात करते हैं सर। सर आपने से बोला था रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन नंबर 3, सुनना ओ शरी। अगेन गवर्नमेंट के पास पावर है, क्या है साहब। अच्छा यार एक चीज बताओ, ये पढ़ने से पहले, ये जीएसटी डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है यार, इनडायरेक्ट टैक्स है। क्यों, कैसे, मतलब मैकेनिज्म क्या होता है इसका सर, पेबल बाय समवन एल्स एंड बोन बाय समवन एल्स। एग्जांपल दो ना, मैकडी, मैकडी बेटा सुबह सुबह, हाँ सर मैकडी सर, या लैपटॉप, कपड़े, कुछ भी अगर आपने खरीदा है तो उसमें क्या हो रहा है, इफ यू आर अ कस्टमर, आई एम द सप्लायर, सर रेसिपिएंट क्या करता है, कस्टमर को वैल्यू सप्लाई प्लस टैक्स का अमाउंट देता है, एंड गवर्नमेंट को वो टैक्स का अमाउंट कौन पे करेगा, कौन पे करेगा, सप्लायर। पर सर कुछ केसेस में सप्लायर नालायक है, या ये कह दो सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेट हो जाता था कि सर गवर्नमेंट से सप्लायर से टैक्स कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं था प्रैक्टिकली, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ केसेस में सिस्टम रिवर्स कर दिया। इन सर्टेन सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, गवर्नमेंट ने क्या किया, आइडेंटिफाई किया कि इन केस में सप्लायर से टैक्स लेना बहुत डिफिकल्ट है, टैक्स ना ले पाएंगे, इसलिए रेसिपिएंट को बोल दिया क्या, रेसिपिएंट तुम सप्लायर को टैक्स पे मत करना, डायरेक्टली किसको पे करना, डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करना। मतलब सर इनडायरेक्ट टैक्स में नॉर्मली टैक्स कौन पे करता है, सप्लायर, पर सिस्टम क्या कर दिया, रिवर्स, वहां कौन टैक्स पे करेगा,
रेसिपिएंट। क्लियर? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। उसका पावर कहां से है? वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 से आया है। क्लियर? अब सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है, सुनना ध्यान से। अच्छा ध्यान देना बच्चों, आपको एक एक वर्ड यहां पिंच हो रहा, क्यों हो रहा है सर? पक्का सर? एक एक वर्ड आपको समझ में आना चाहिए, याद नहीं करना है, मैं आपसे बोल रहा हूं। क्लियर? याद अपने आप हो जाना चाहिए सर, तो मैंने कुछ पढ़ाया, वरना कोई मतलब नहीं सर। ओके बच्चों, ठीक है? तो यहां आने का फायदा है, वरना देयर इज नो सेंस। ओके क्लियर? वीडियो क्लास में जो भी है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप भी मेरे साथ बोलते जाइए। सर सीजीएसटी शैल बी लेविड, वो तो हमने पढ़ लिया सर। नाउ सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर, और जहां पे भी पावर आ जाएगा वहां मतलब सर डेलीगेटेड पावर है, एंड इट शैल बी रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल, तभी हो पाएगा सर। हाँ है ना सर? पक्का? ठीक है, बार बार नहीं बोलूंगा, चलेगा सर आपको अभी? ठीक है, जहां पे भी गवर्नमेंट हैज द पावर, समझना जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन तो होगा ही होगा, वरना वो पावर एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर? सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विस और बोथ। कुछ गुड्स और सर्विस और बोथ को वो नोटिफाई कर सकते हैं, और नोटिफाई करके बोल देंगे क्या, यहां पे रेसिपिएंट शैल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आरसीएम। किस पे टैक्स की लायबिलिटी आएगी सर? और पता है, जब रेसिपिएंट पे लायबिलिटी है ना बेटा, तो रेसिपिएंट पे लायबिलिटी है, मतलब देयर इज नो चॉइस। ऐसा नहीं काम करना आज तू पे कर द टैक्स, ऐसा नहीं हो सकता सर। जहां सप्लायर लायबल है वहां सप्लायर को टैक्स पे करना, जहां रेसिपिएंट लायबल है वहां रेसिपिएंट को ही टैक्स पे करना है, बात खत्म। देयर इज नो चॉइस। क्लियर सर? जहां पर रेसिपिएंट शैल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, और जहां पर रेसिपिएंट लायबल होता है वहां पे रेसिपिएंट विल बी ट्रीटेड एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। बेटा हाँ है ना सर? मतलब गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट किसे करेगी? मतलब सप्लायर को आके नहीं बोल सकती रेसिपिएंट टैक्स पे नहीं कर रहा, आप दो, दे कांट से। क्लियर? उनसे ही लेना है, बात खत्म सर। दे आर लायबल टू पे टैक्स, वी आर नॉट लायबल टू पे टैक्स, बात खत्म सर। हाँ है ना सर? अरे क्लियर? पक्का? और सर रेसिपिएंट लायबल है मतलब वो ही लायबल है, बात खत्म, चॉइस नहीं है सर। ठीक है सर? जहां पर सप्लायर ही लायबल होता है उसको बोलते हैं, वर्ड के लिखा नहीं लो के अंदर, पर उसको बोलते हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं मालिक? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। जहां रेसिपिएंट लायबल होता है उसको क्या बोलते हैं सर? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ओके सर? जनरली क्या लगता है बेटा? फॉरवर्ड चार्ज। ठीक है? एक्सेप्शन केस में क्या है सर? रिवर्स चार्ज। एंड यस, कुछ गुड्स में और कुछ सर्विसेज में रिवर्स चार्ज लगता है। सम गुड्स एज वेल एज सम सर्विसेज हैव बीन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट अंडर आरसीएम, जहां पे रेसिपिएंट लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए, और वो गुड्स कौन कौन सी है, वो सर्विसेज कौन कौन सी है, वो हम पढ़ेंगे बाद में सर। अलग से मैंने चैप्टर दे रखा है आरसीएम नाम का बेटा। ठीक है? क्लियर? अभी मैं लिस्ट ऑफ गुड्स, लिस्ट ऑफ सर्विसेज आपको नहीं पढ़ा रहा बच्चों। ठीक है सर? अरे चलेगा? ठीक सर, एक मिनट, पर सर एक एग्जाम्पल मिल जाए ना सर तो मजा अलग आ जाएगा सर। आरसीएम आखिर आया क्यों? वो लिस्ट ऑफ गुड्स और लिस्ट ऑफ सर्विस पढ़ लेंगे बाद में सर, एक एग्जांपल देके समझाऊंगा मैं आपको सर। अरे पढ़ा दूं क्या? चलिए सर, मान लो, चलो वापस, मान लो, हाँ ये आनी चाहिए एनर्जी सर। आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी सर, क्या करी सर आपने? एक मिनट, गुड्स इंपोर्ट करने में क्या लगता है बेटा? हाँ बोलो बोलो बोलो। गुड्स इंपोर्ट करने पर कस्टम्स लगता है। मैं किसकी बात कर रहा हूं सर आपसे? मैं किसकी बात कर रहा हूं सर आपसे? सर्विसेज। मैं किसकी बात कर रहा हूं आपसे? ऐसे करो, हाँ, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, ठीक है ना? ऐसे, ऐसे दोनों हाथ से, पास वाला, हाँ एक बार, नहीं तेरे को नहीं, ऐसे नहीं बोला मैंने, इसको पकड़, पकड़ और ऐसे कर ढंग से। हाँ अभी ध्यान इधर होना चाहिए। ठीक है सर? मान लो, हाँ बात करनी मेरे से आपको। ओके सर, आउट ऑफ इंडिया से आपने कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी, कंसल्टेंसी सर्विसेज। मैंने क्या बोला? हाँ नहीं तो हूं तो चलेगा सर। कंसल्टेंसी सर्विसेज आपने आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में इंपोर्ट करी सर। गुड्स इंपोर्ट करने पे लगता है कस्टम्स। मैं बात कर रहा हूं किसकी? सर्विसेज। सर हम पढ़ेंगे आगे जाके सप्लाई की डेफिनेशन में, अगर आप सर्विस इंपोर्ट करते हो तो वहां लगता है आईजीएसटी सर। क्या लगता है बच्चा? आईजीएसटी। ऐसा हम पढ़ेंगे बाद में सर। ठीक है? अभी रिवर्स चार्ज का मैं एक एग्जांपल देने के लिए आपको ये एग्जांपल ले रहा हूं सर। ठीक है? तो सर इंपोर्ट और सर्विस पे जीएसटी लगता है, ये समझ लेना बेटा आप। ओके, अब सर मान लो आउट ऑफ इंडिया से, कहां से बेटा? आउट ऑफ इंडिया से
सर आपने सर्विसेज इंडिया में इंपोर्ट करी, आउट ऑफ इंडिया से सर्विस देने वाला कौन था? मान लो मिस्टर डॉन। डॉन ने सर्विसेज दी इंडिया में किसको? मिस्टर कॉन को। कौन ने डॉन से सर्विस इंपोर्ट करी? क्या इंपोर्ट करी बेटा? सर्विसेज। मान लो वैल्यू सर्विस कितना बेटा? 1 CR। उस पर 18% इज द रेट ऑफ टैक्स, सपोज IGST। कितना हो गया सर? 18 लाख। टोटल कम्स टू 1 करोड़ 18 लाख। सुनना ध्यान से, अगर कौन ने, जो रेसिपिएंट है, उसने अगर पूरा 1 करोड़ 18 लाख रुपए डॉन को दे दिया होता, डॉन का है आउट ऑफ इंडिया, अगर एंटायर 1 करोड़ 18 लाख अगर उसने डॉन को पे कर दिया होता, तो क्या आप सोच के बताइए, क्या डॉन जो आउट ऑफ इंडिया है वो इंडिया में आके अपना GST में रजिस्ट्रेशन कराता? क्योंकि टैक्स पे करने के लिए रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा ना यार। ऐसा कोई डोनेशन का बॉक्स तो नहीं कि मेरा टैक्स बनता है डाल दिया डोनेशन बॉक्स में। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे सर। अरे हाँ है ना सर? सर क्या आपको लगता है वो डॉन जो आउट ऑफ इंडिया है वो इंडिया में आके GST लॉ में रजिस्ट्रेशन कराएगा, टैक्स पे करेगा, रिटर्न फाइल करेगा? आपको लगता है? अगर वो टैक्स पे नहीं करेगा तो आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट आउट ऑफ इंडिया जाके इंडिया के लॉज वहां अप्लाई कर पाएगी और वहां से उनसे रिकवरी कर पाएगी? इंडिया वालों से रिकवरी नहीं हो पा रहा है भाई। अरे हाँ है ना सर? इज इट पॉसिबल टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द पर्संस हु आर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया? नो, नॉट एट ऑल। क्लियर? इसलिए गवर्नमेंट ने वहां क्या लगा दिया बेटा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और वहां रेसिपिएंट को बोल दिया क्या? दिमाग खराब मत करना। आप उस सप्लायर ऑफ सर्विस को, मिस्टर डॉन को, इस एग्जांपल में केवल 1 करोड़ ही दीजिएगा, जो 18 लाख बनता है वो डायरेक्टली किसको पे करता ना? गवर्नमेंट को सर, क्योंकि डॉन का है आउट ऑफ इंडिया। क्लियर? और सर जो आउट ऑफ इंडिया उसको इंडियन गवर्नमेंट पकड़ नहीं पाएगी। क्यों नहीं पकड़ पाएगी बेटा? क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। पका है ना बेटा? क्लियर? सर आपकी आवाज कम आएगी तो मैं भी पकाऊंगा बेटा, ध्यान रखना। सर क्योंकि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और सर डॉन की जगह पे कोई नॉर्मल आदमी होता ना सर तो भी ना हो पाता सर, क्योंकि इंडियन लॉज के थ्रू आप बाहर से रिकवरी नहीं कर पाएंगे सर। इंडिया के GST लो वहां बाहर नहीं लगा सकते आप बच्चों। ठीक है? क्लियर? इसीलिए यहां पे क्या लगाया बच्चों? जल्दी बोलो। RCM। और वहां पे कौन लायबल होगा? बता तो रहा हूं मैं कौन लायबल होगा। अरे बता रहा हूं कौन लायबल होगा, पूछ नहीं रहा हूं मैं आपसे। कौन लायबल होगा देखो ध्यान से। अरे कौन लायबल होगा है देखो है ना सर? कौन लायबल होगा? बता तो रहा हूं मैं आपसे कौन लायबल होगा। क्लियर? समझे? सो दीज आर दी केसेस। सर ऐसा नहीं कि लॉजिक नहीं है सर, वहां पे भी ऐसा नहीं गवर्नमेंट को मजा आ रहा है कॉम्प्लिकेट कर दो, कुछ केस में रेसिपिएंट को लायबल कर दो, कुछ केस में सप्लायर को लायबल कर दो, सिस्टम समझ नहीं है और लोग कोचिंग करना है, ऐसा नहीं है। क्लियर सर? तो इन एवरी सर्विस, एवरी गुड्स विच हैव बीन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 देयर आर लॉजिक्स। ठीक है? पर हर सेक्टर को हम पढ़ेंगे बाद में सर। और सर हम चीज को समझेंगे कि रिवर्स चार्ज क्या होता है। आई थिंक समझ में आया एग्जांपल के थ्रू बेटा आपको। क्लियर? एक और एग्जांपल दूं सर मैं आपको? और दूं क्या? रिकवरी एजेंट, बैंक्स वगैरह होते हैं ना सर, वसूली भाई। अरे यस नो सर, जो लोन रीपेमेंट नहीं करते उनसे रीपेमेंट करवाते बेटा। हाँ है ना? फिर भी नहीं होता है तो सर रिकवरी एजेंट अपॉइंट हो जाते सर। रिकवरी एजेंट जितना रिकवरी करेंगे उसका एक फीस उनको मिलेगा सर। अब सर आप सोचो, रिकवरी एजेंट्स आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू बैंक, उस पर क्या लगेगा सर? GST। अरे हाँ है ना सर? अरे विद इन द स्टेट होगा तो इंट्रा स्टेट होगा तो CORS लगेगा, इंटर हुआ तो IGST लगेगा, पर लगेगा तो GST ना है सर। अब सर सोचो, अगर बैंक रिकवरी एजेंट को उनकी कमीशन या फीस के साथ साथ GST भी पे कर दे, आपको लगता है वो वसूली भाई GST में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, टैक्स पे करेंगे? लगता है आपको? और अगर टैक्स पे नहीं किया तो क्या आपको लगता है डिपार्टमेंट उनसे रिकवरी कर पाएगा? 2 ऑफिसर गए रिकवरी करने, वापस आया ही नहीं सर। क्लियर? इसलिए प्रैक्टिकली अगेन इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर द गवर्नमेंट टू रिकवर द टैक्स फ्रॉम द रिकवरी एजेंट्स। वहां क्या लगा दिया? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा दिया। और गवर्नमेंट बोले क्या हमसे ना हो पाएगा, बैंक तुम उनको टैक्स देना ही नहीं, तुम डायरेक्टली उनको वैल्यू का जो अमाउंट है टैक्स, जो विदाउट टैक्स जो वैल्यू है उसी का पेमेंट करना, टैक्स हम डायरेक्टली आपसे लेंगे सर। हाँ है ना सर? और वहां क्या लगा दिया बच्चों?
आरसीएम लगा दिया और वहां रेसिपिएंट जो बैंक होता है वो लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए सर, यस या नो। और इस एग्जांपल में यहां पर जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है 1 CR, ये 1 CR डॉन को पे करेगा मिस्टर कौन, एंड 18 लाख रुपए डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे करेगा मिस्टर कौन बच्चों। हाँ है ना मालिक, क्लियर, पक्का, डन। सर प्लीज नहीं ऐसा कहीं लिखा नहीं है, क्लियर। आरसीएम के अंदर, चलो आप बोलो, आपका आंसर और मस्त लगा देता हूं, बोलो सर। चलो मैं बोल देता हूं इनका क्वेश्चन में, हाँ अब क्वेश्चन ही वही था तो मैं बोलूंगा ना आगे सर, मैं डिफाइन भी कर देता हूं इनका क्वेश्चन सो दैट सबको समझ में आएगा सर। इनका क्वेश्चन मैं समझ गया पर जरूरी नहीं आप लोग समझ गए सर। अभी अभी अपने और मैंने बात करी कि जीएसटी तभी लेवी होगा जब सप्लाई होगा, है ना भाई, एंड इट शैल बी पेबल बाय अ टैक्सेबल पर्सन। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अगर लगा दिया तो रेसिपिएंट लायबल होगा, तो क्या रेसिपिएंट टैक्सेबल पर्सन है क्या? यस, क्या लायबल टू रजिस्ट्रेशन है? सर वैसे आपका आंसर अंदाजा बिल्कुल सही था आपका। सेक्शन में 24 आपने नहीं पढ़ा, बट यू आर मैजिशियन, आपको पता था बेटा कि सर सेक्शन में 24 रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में सेक्शन में 24 में लिखा है कि जिन पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लायबिलिटी आती है जीएसटी पे करने की, उनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा, भले उनका टर्नओवर कुछ भी हो, वी डोंट केयर। और जैसे ही उन पे आरसीएम की लायबिलिटी आई, दे बिकम अ टैक्सेबल पर्सन, और जैसे ही वो टैक्सेबल पर्सन बने, जीएसटी अट्रैक्ट हो गया, एंड यस दे आर लायबल टू पे द जीएसटी एज पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3। भारत माता की जय। क्लियर, पक्का, डन। सर हाँ बेटा, नहीं नहीं नहीं, आरसीएम में आ रहा है तो अच्छा। एक बात और सर, गवर्नमेंट भी कोई पागल नहीं है, गवर्नमेंट ने भी सोच समझ के रिवर्स चार्ज की कुछ सर्विसेज और गुड्स को नोटिफाई किया है। एंड कंज्यूमर परेशान नहीं होना चाहिए सर उसके अंदर, ठीक है। गवर्नमेंट ने हर सेक्टर को डिफाइन कराया, देखा है, समझा, और उसके बाद ही रिवर्स चार्ज लगाया। अब बोलिए आप, नहीं है ना टैक्स का बेनिफिट भाई। गवर्नमेंट को बेनिफिट क्या है? इजी कलेक्शन ऑफ टैक्स, रिकवरी एजेंट। अब रिकवरी एजेंट से टैक्स ले सकते हैं क्या सर वो? नहीं, उनको लगा बहुत डिफिकल्ट है सर कलेक्ट करना इनसे, बैंक को बोलिए तुम ही टैक्स पे कर देना हमको। सो वो मिले नहीं मिले बात की बात है ना बेटा। भाई आईटीसी मिलेगा तो टैक्स पे नहीं करेंगे ऐसा? आप सोचो, अगर आपका आउटपुट गुड्स टैक्सेबल है तो क्या इनपुट टैक्स पे नहीं करोगे आप? क्लियर। सो आईटीसी मिले ना मिले, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिले ना मिले, वो बात की बात है बच्चों। क्लियर। हो सकता है आपका आउटपुट सप्लाई एग्जम्प्ट है बेटा, आपको आईटीसी नहीं मिलता है, अब ठीक है, वो सेकंड स्टेप हो गया। आपको आईटीसी मिलना नहीं मिलना एक अलग बात हो गई, पर हर वैल्यू एडिशन पे गवर्नमेंट को टैक्स मिलना चाहिए। तो सर रिवर्स चार्ज में अगर आपकी लायबिलिटी आती है तो यू विल हैव टू पे द टैक्स, ठीक है, भले आपको आईटीसी मिलता नहीं मिलता, बात की बात है बच्चों। ओके बेटा, क्लियर माहौल। तो सर ये था क्या, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3 आरसीएम पर। हाँ, लिस्ट ऑफ गुड्स और लिस्ट ऑफ सर्विसेज, जो कोई बहुत टफ बात नहीं है सर, कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ा चुका हूं आरसीएम का सर, वो हम पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ गुड्स और लिस्ट ऑफ सर्विसेज चैप्टर नंबर 6 में, जब हम रेस्पेक्टिव चैप्टर पढ़ेंगे रिवर्स चार्ज का बच्चों। क्लियर, डन। सेम वे एक सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4 भी दे रखा है सर। अगेन ये भी रिवर्स चार्ज का है बेटा, सुनना ध्यान से, क्या बोला है पता है सर? गवर्नमेंट हैज द पावर, क्या बोला मालिक? गवर्नमेंट हैज द पावर दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन, अच्छा सुना रहे, ये होशियारी, डेलीगेटेड पावर दे रखा है, जीएसटी काउंसिल आएगा ही आएगा सर। उनके पास पावर है कि वो नोटिफाई कर देंगे कुछ गुड्स और सर्विस बोथ को, क्या कर देंगे सर? दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विसेज और बोथ। अगर वो नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ परचेज करता है कौन? स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। कौन परचेज करता है मालिक? आवाज नहीं आ रही। स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन अगर परचेज करता है, कौन परचेज करता है बेटा? सर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन गुड्स और सर्विस और बोथ, और अगर उन नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बोथ को परचेज किया किसने? स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ने। किससे? अनरजिस्टर्ड पर्सन से। किसे परचेज किया बेटा? तो रिवर्स चार्ज लगेगा, और रिवर्स चार्ज लगेगा तो रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जो स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन है, वो टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, एंड रेसिपिएंट शैल बी ट्रीटेड एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा। हाँ है ना मालिक?
क्लियर? ओके, समझ में नहीं आया बेटा? क्योंकि मैंने समझाया भी नहीं, अभी बोला है, केवल बोलता हूं अभी मैं, सुनना रहे होशियारी। सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 सर क्या बोलता है? किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, क्या बोला सर? नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ परचेज करता है कौन? स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, सारे लोग नहीं, स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। तो ऐसे केस में रिवर्स लगेगा। और सप्लायर जो था वो तो वैसे भी अनरजिस्टर्ड है सर, सप्लायर जो है वो तो वैसे भी क्या है? अब वो अनरजिस्टर्ड, उस पर टैक्स की लायबिलिटी आती ही नहीं, वो तो टैक्स पे करेगा नहीं सर। कोई बात नहीं, जो रेसिपिएंट वो तो रजिस्टर्ड है, मतलब तू टैक्स पे कर देना, क्या फर्क पड़ता है? अरे हाँ ना सर, आई रिपीट सर, अनरजिस्टर्ड पर्सन से, किसे सर? स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन ने नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बहुत परचेज किया, तो ऐसे केस में वो रेसिपिएंट जो रजिस्टर्ड है वो लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए अंडर आरसीएम बेटा। ठीक है सर? वैसे अगेन ये चैप्टर जब आएगा 6 तब हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर यस बता देता हूं आपको, एक ही नोटिफाइड पर्सन है आज की तारीख में, कौन? बिल्डर, प्रमोटर जिसको बोलते हैं टेक्निकली, प्रमोटर लीगल लैंग्वेज में बेटा। ठीक है? और आप और हम इसको किस नाम से जानते हैं बच्चों? बिल्डर। सर प्रमोटर हैज बीन नोटिफाइड, किसको नोटिफाई किया सर? चलो बिल्डर बोल दूं मैं, चलेगा आपके लिए? ठीक है, बिल्डर को नोटिफाई कर दिया। किसको नोटिफाई कर दिया सर? किसको नोटिफाई किया? किसको नोटिफाई किया? ऐसे ऐसे हाथ हटा दे, अरे बस तू कहीं खो जाता कभी कभी बेटा। सर सुनना, किसको नोटिफाई किया? बिल्डर को। मेरे साथ बोलते जाओ आप सर, किसको नोटिफाई किया? बिल्डर। अब अगर बिल्डर को नोटिफाई कर दिया कि बिल्डर तुमने अगर किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, क्या बोला सर? सीमेंट परचेज कर लिया, क्या परचेज कर लिया? तो लग गए। और कौन पे करेगा? क्यों? क्योंकि जो सप्लायर है वो तो रजिस्टर्ड ही नहीं साहब, उस पर जीएसटी की लायबिलिटी आती ही नहीं सर, वो तो टैक्स पे करेगा नहीं सर, तेरे को पे करना पड़ेगा। क्लियर? सीमेंट है, कैपिटल गुड्स है, कुछ अदर गुड्स भी बेटा, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 पढ़ते वक्त। पर यस, एट प्रेजेंट केवल एक ही नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन है, नाम क्या है उसका? पका? पका? बिल्डर ने किससे परचेज किया गुड्स? अच्छा, रजिस्टर्ड से परचेज किया होता तो वो तो वैसे भी टैक्स लगा के देता सर। नहीं नहीं, मजा नहीं आया, वापस सुनना भाई। आप अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड होते हैं बेटा, और मैं बिल्डर हूं सर, मैं रजिस्टर्ड हूं जीएसटी में, मैंने अगर रजिस्टर्ड लोगों से गुड्स खरीदी होती तो क्या होता? उन्होंने वैसे भी टैक्स लगाया होता सर, और बिल पे टैक्स लगा के मुझे दिया होता, मैंने टैक्स पे कर दिया होता उनको, और उन्होंने गवर्नमेंट को पे कर दिया होगा, हाँ या ना सर? पर अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो सर, और सीमेंट बेच रहे हो बेटा, फॉर एग्जांपल अगर आप रजिस्टर्ड होते सीमेंट बेचते, सीमेंट पे जीएसटी लगा के देते मेरे को सर। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो, आपने सीमेंट पे जीएसटी नहीं लगाया होगा, कोई बात नहीं, मेरे को लगाना पड़ेगा जीएसटी, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बात खत्म बच्चों, भारत माता की जय। अब इसका लॉजिक क्या है क्या नहीं है बात करने के बाद में सर, अभी वो आपका माइंड धीरे धीरे मैच्योर होगा, अभी नहीं मैच्योर है। क्लियर? अच्छा, मेरे को पता है कि मेरे को कब कौन सा टॉपिक कब क्या बोलना है, ठीक है सर? और द बेस्ट मैनर जिसमें आपको समझ में आएगा तभी मैं बोलूंगा बात, ठीक है? क्लियर? समझे मेरी बात? क्योंकि मुझे पता है कि सर आपको कौन सी बात कब बतानी है, लिंकिंग करने की वजह से। ओके बच्चों, जिससे आपको जल्दी समझ में आएगा और अच्छे से इफेक्टिवली समझ में आएगा और आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इसका लॉजिक अभी नहीं समझा रहा आपको, क्योंकि वो अभी आपका माइंड मैच्योर करना बाकी मेरे को भी। ठीक है सर? अरे क्लियर मालिक? ठीक। तो सर चैप्टर नंबर 6 जब आएगा तब डिटेल में बात करेंगे। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया है केवल इसके लिए। चलो एक काम करूं क्या यार, एक बहुत ही भारी बात बोल दूं क्या यार? सर पता है इस सेक्शन ने बवाल मचा दिया था सर जब जीएसटी आया था। इस सेक्शन ने पता है क्या लिखा था? ये नोटिफाइड नहीं था, ये नहीं था। अब पढ़ के बताओ एक बार सर। सुन रहे हो होशियारी? जब जीएसटी नया नया आया था ना सर, इस सेक्शन ने तो बैंड बजा दी सर लगभग लगभग हर बिजनेसमैन की। इसकी इंपॉर्टेंस क्रिएट करूं वैसे तो खत्म हो गया सर, या थोड़ा एक्स्ट्रा बताऊं क्या मैं आपको?
नॉलेज के लिए चलेगा, चलने दे आगे, थोड़ा चाहिए नॉलेज। तो ऐसे आवाज ढंग से नहीं आ रही सर, चाहिए क्या? मैं हूं तो सेल्फिश, देखो आप सर। जब जीएसटी आया था 1 जुलाई 17 को, तभी सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 ने क्या लिखा था पता है? कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन कोई भी गुड्स और सर्विस और बोथ किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करता तो लग गए। और वहां पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, और सर वो रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ेगा एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। ठीक है सर, मतलब कुल मिला के आरसीएम लगेगा सर। वापस सुनना, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन कोई भी गुड्स और सर्विस किससे खरीद रहा है? अनरजिस्टर्ड से बेटा। तो रेसिपिएंट को, जो बिजनेसमैन है, जो रजिस्टर्ड जीएसटी में है, उसको आरसीएम में टैक्स पे करना है हर गुड्स सर्विस पे जो अनरजिस्टर्ड से खरीदा है। अब इसको इमेजिन करके बताता हूं मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम रजिस्टर्ड इन जीएसटी, मैंने बोला ना हूं भी चलेगा बेटा, केवल एक्सप्रेशन से काम नहीं चलेगा सर। आई एम रजिस्टर्ड इन जीएसटी। अब सर मैंने अपने ऑफिस में चाय मंगाई सर, चाय स्टाफ के लिए, अपने लिए, क्लाइंट के लिए। सर क्या मंगाया भाई? चाय। अब आपको पता है नॉर्मली अपन लोग जो चाय मंगाते हैं किसे मंगाते हैं सर? सर रोड साइड टपरी से बेटा, कोई बड़े रेस्टोरेंट से तो अभी तक हुआ नहीं काम। अरे हाँ है ना भाई, लॉजिकली हर बिजनेस में देखो ना यार, हर दुकान में देखो सर। आप बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट को छोड़ दो सर, आप तो हर दुकान वाले के लिए सोचिए आप क्या होगा सर। सर किसी भी बड़े कॉर्पोरेट को कभी टैक्सेशन में दिक्कत नहीं आती सर। क्यों? टैक्स की पूरी टीम होती है सर उनके पास, और आप जैसे कंसल्टेंट भी होते हैं सर उनके पास, होते ही ना सर। अरे सीए साहब सर सुनना, पर आप छोटे बिजनेसमैन के लिए सोचिए, आप जो दुकान लेके बैठा है, वन मैन शो है। अब सोचो आप उस अपनी दुकान में चाय मंगाई सर। नॉर्मली आपने जहां भी ऑडिट करी होगी या जहां भी आपने अकाउंट देखे होंगे सर, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे देखे होंगे सर, टी एंड रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस लग गए, और वो भी रिवर्स चार्ज। अब सुन, बहुत भारी काम हो गया सर। जब जीएसटी आया था, हर बिजनेसमैन, एक छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने चाय का सर, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने खर्चे दिख रहे, अगर वो रजिस्टर्ड से किए हुए तो जीएसटी लग के आया होगा, अनरजिस्टर्ड से किए हुए सब पे लगाओ टैक्स। सब पे टैक्स पे करना है। किसको टैक्स पे करना चैलेंज नहीं है सर, हर महीने टैक्स पे करना है। और हर गुड्स हर सर्विस जो उसने अनरजिस्टर्ड से खरीदी है उस पर रेट ऑफ टैक्स क्या है? क्या फिक्स है क्या? सारी गुड्स सारी सर्विस पे अलग अलग है, उसको रेट ऑफ टैक्स निकलवाना पड़ेगा सर। और सर वैसे टैक्स इनवॉइस चैप्टर मैंने पढ़ाया नहीं आपको अब तक, पर सर अगर अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड ने परचेज किया है और वहां पे अगर रिवर्स चार्ज लगता है तो खुद पे इनवॉइस भी इशू करना पड़ता है। सर मर जाएगा बिजनेसमैन। और आप सोचिए सर, हर महीने टैक्स पे करना है। क्या बोला सर? मतलब हर महीने कितनी चाय पिए, कितने खर्चे किए, कितने रिपेयर एक्सपेंसेस किए सर, उन सब पे टैक्स पे करो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। सर देश के जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन है या लोअर मिडिल क्लास बोलते सर, सर उनके मैक्सिमम खर्चे तो मार्च में बुक होते बेटा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं बेटा? हाँ है ना सर, लास्ट में मार्च मंथ में डिसाइड करता है क्या प्रॉफिट आ रहा है, क्या प्रॉफिट रखना है सर। फिर एक्सपेंसेस बुक होते हैं, जनरल एक्सपेंसेस फॉर ऑफिस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, टी एंड रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर कभी नहीं किया पर उसके एक्सपेंसेस भी आते हैं। अरे हाँ है ना सर, होते ना सर, होते ना सर। अब आप सोचिए हर महीने अगर उसने एक्सपेंस बुक नहीं किए होंगे और ईयर एंड पे डायरेक्ट जाके वो एक्सपेंस बुक करता है सर, डिपार्टमेंट को 1 मिनट में पता पड़ जाएगा कि मामला गड़बड़ है। क्यों भाई? सारी चाय मार्च में पी रहे,
कि मार्च में रिवर्स एसेट टैक्स पे किया, बाकी तो पे ही नहीं है तो साल भर में। यू गेटिंग माय पॉइंट? सर इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द एसएससीज। लोगों ने तो बोला नहीं चाहिए जीएसटी, ना चाहिए मोदी, ना चाहिए जीएसटी, चलो ना हो पाएगा। सर इतना हंगामा हुआ है सर इस पे। फिर एक नोटिफिकेशन इशू किया 13 तारीख को, 13 अक्टूबर से 2017, जब बहुत छोटे थे बेटा। सर मैं भी छोटा था सर उस टाइम, पर जीएसटी पढ़ा रहा था उस टाइम भी। सर सुना रहे होशियारी, मालिक 13 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन दिया और बोला क्या, चिंता मत करो, 5,000 रुपए पर डे तक का खर्चा है तो टैक्स पे करने की जरूरत नहीं सर। 5,000 रुपए पर डे तक का आपका इस तरह का एक्सपेंसेस जो अनरजिस्टर्ड परचेज किया आपने सब मिला के, तो आपको रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। क्लियर? फिर सर हंगामा हुआ, फिर जाके सेक्शन को ही विड्रॉ कर दिया, डिलीट किया सेक्शन को, इनएप्लीकेबल किया नोटिफिकेशन के थ्रू। क्लियर? फिर और में 1 साल बाद वापस ये नोटिफिकेशन लेके आए और सर ये एप्लीकेबल किया केवल किसके लिए? बिल्डर के लिए। सर अमेंडमेंट किया सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 में फाइनेंस एक्ट के थ्रू, और यहां पर जो सारी गुड्स और सर्विस लिखा था वहां लिखा नोटिफाइड गुड्स सर्विस ही लिखेंगे हम, और सारे रजिस्टर्ड पर्सन लिखा था वहां लिखा क्या, स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ पर्सन ही होगा, और स्पेसिफाई क्या किसका, किसको, केवल बिल्डर को। कुछ आ रहा है मजा कि नहीं आ रहा है सर? हाँ है ना सर? सुनना बात को ध्यान से, स्टोरी समझ में पूरी बेटा। वैसे जो मैंने आपको बताया लास्ट 10 मिनट में केवल नॉलेज के लिए बताया आपको मैंने, ठीक है? अभी एप्लीकेबल नहीं है, पर यस उसकी वजह से आपको सेक्शन की इंपॉर्टेंस पता पड़ती है सर। सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 4 एक बहुत बड़ा मुद्दा था सर, बहुत बड़ा मुद्दा था सर, जहां पे भी जीएसटी जब नया नया आ रहा था सर, तो पब्लिक अवेयरनेस के लिए मैंने कई सारे सेमिनार लिए थे, जहां पे भी बात होती थी सर सेक्शन 9(4) में, तो ऐसी बैंड बजी थी लोगों की सर, इतनी बैंड बजी थी सर, और डिपार्टमेंट की हालत तो ऐसी खराब थी सर, और बताएंगे बाद में धीरे धीरे, सब आज थोड़ा बताना है सर। यहां तक समझ में आया आपको? अरे आवाज नहीं आ रही ओए? पक्का 100% डन सर। सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 4, डिपार्टमेंट के ऑफिसर की, चलो बोल देता हूं मैं, हालत ऐसी है सर ऑफिसर्स की, कुछ 2019 में मेरे पापा की फॉर्म में ऑडिट आई, जीएसटी ऑडिट, ये फैक्ट है सर। सर जो ऑफिसर्स आए वो क्या बोलते हैं, अब हमारे पापा का तो बिजनेस दुकान नॉर्मल एक ट्रेडिंग वाला काम है सर। अब साहब 2020 या 19 कुछ होगा सर 20, हाँ सर क्या बोलते हैं, अब उनको कोई पॉइंट मिला नहीं सर कि जिसमें टैक्स रिकवरी कर पाए या कुछ हो पाए, या कुछ नहीं मिला। लास्ट में क्या बोलते हैं, अरे यार ये सारे एक्सपेंसेस आपके ऐसे हैं जिसमें आपने टैक्स पे नहीं किया हुआ है, ये तो आपने अनरजिस्टर्ड परचेज किया, इसमें रिवर्स चार्ज लगेगा, सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 4। 9(4) तो उनको याद नहीं था, रिवर्स चार्ज बोला था उन्होंने, और वहां मैं बैठा था सर बायलक। मैंने कहा क्या बोल रहा है, वापस बोलना है सर एक बार। बोला रिवर्स चार्ज। मैंने कहा स्पेलिंग पता है उसकी क्या होता है? बोला सेक्शन पता है आपको? मैंने कहा आप जैसे लोगों की वजह से गवर्नमेंट बदनाम है सर। मैंने कहा आपकी ट्रेनिंग भी हुई कि नहीं हुई है? वो ट्रेनिंग हुई होगी डेफिनेटली, पर आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा है? सर दिमाग खराब हो गया उनका। सोचो वहां तो मैं बैठा था सर, अगर मान लो मैं नहीं होता, केवल पापा होते हैं, और सोचिए यहाँ जितने आप दुकान देखते हो बेटा, आपने भी, आप जिस टाउन से बिलोंग करते हो वहां देखना जितने मार्केट में दुकान है, एक को भी क्या सेक्शन 9(4) पता है क्या? वो ऑफिसर के बोलेगा टैक्स लगता है, आप वो तो परेशान है ना यार आदमी। समझना बात को ध्यान से। मैंने कहा तुम जैसे लोगों की वजह से पूरा देश डिपार्टमेंट से डरता है, एंड दे आर नॉट टैक्स फ्रेंडली। हाँ है ना सर? भगाया उनको बाहर, गाली नहीं दी केवल उनको, दिस वॉज द एक्चुअल कंडीशन। उनको बोला ट्रेनिंग नहीं हुई तुम्हारी तो कराओ आप ट्रेनिंग, मैं आ जाता हूँ बोले सर बोले सर आप कौन हो? मैंने कहा मैं कौन हूँ, छोड़ दे अभी तू सर पर पॉइंट क्या है? पॉइंट इज दैट नॉलेज। इसलिए मैंने आपको सेक्शन नंबर 9(4) की इंपॉर्टेंस बताई बेटा। क्लियर? कि आपको ध्यान रहे, ये बाद में चेंज हुआ, और बाद में बिल्डर वो इनिशियली आया था उसके 1 महीने बाद ही विड्रॉ हो गया था सर, 5,000 रुपए पर डे की लिमिट दी, बाद में इसको विड्रॉ भी कर दिया सर। हाँ है ना मालिक? क्लियर? पर सर ये इतना भारी सेक्शन था, मतलब अगर ये होता तो आज शायद जीएसटी ना हो पाता, इतना भारी सेक्शन था ये, ठीक है? क्योंकि हर एक्सपेंस आप सोचो ना यार, उसमें रिवर्स में टैक्स पे करना, उसकी रेट ऑफ टैक्स निकालना, कंप्लायंस पे करना हर महीने पॉसिबल नहीं था सर। क्लियर मालिक? सर सेक्शन 9(4) अभी किसके लिए एप्लीकेबल है सर? ओनली एंड ओनली बिल्डर, जिसको टेक्निकली बोलते हैं क्या, प्रमोटर्स। ठीक है मालिक?
पक्का, डन। तो सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 4 खत्म होता है अब। पक्का, ठीक सर। सर आइए सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 5। ओला नाम सुना क्या? ओला, उबर, स्विगी, मैकडी। सर सुनना, ओ भाई, ओला, स्विगी, जोमेटो। सर गवर्नमेंट के पास पावर है। चलो एक चीज, एक एग्जांपल से बात करता हूं मैं आपसे सर। ओला, टैक्सी, उबर, कभी ट्रेवल किया होगा ना सर? मान लो, आवाज ही नहीं रही सर। मान लो मैं हूं टैक्सी ड्राइवर सर। मान लिया सर, मैं हूं टैक्सी ड्राइवर सर। सर क्या नाम? हर्ष। ओला कंपनी के मालिक बैठे हमारे बीच, हर्ष भाई। सर मैं हूं टैक्सी ड्राइवर, मेरा टैक्सी लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है कहां? ओला ऐप पे सर। एंड यू आर दी पैसेंजर्स। अब आपको मान लो अंधेरी से चर्च गेट जाना है सर। मान लिया सर, गुड। आपने क्या किया? ओला ऐप ऑन की, क्लियर, टैक्सी बुक किया, नियरेस्ट टैक्सी मेरा था, मैं लेके पहुंच गया। क्लियर, डेस्टिनेशन क्या था? चर्च गेट। मैंने वहां ड्रॉप किया आपको बेटा, ठीक है साहब। अब सर उसमें फेयर था मान लो ₹700। आप मुझे बताओ एक्चुअली आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस किसने दी है? क्या ओला ने दी है या इस टैक्सी वाले ने दी है? क्या टैक्सी ओला की थी सर? नो, टैक्सी मेरी। मैंने वहां लिस्ट करी है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है सर। इसने क्या किया? एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसपे ये सप्लायर ऑफ सर्विस और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस एक जगह मिल गए थ्रू दैट इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। हाँ है ना भाई? इसने क्या किया? हम सबको एग्रीगेट कर दिया एक ही प्लेटफॉर्म पे सर। अरे यस या नो? दिस मॉडल ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एग्रीगेटर मॉडल ऑफ बिजनेस। क्लियर? क्या बोलते हैं मालिक इसको? एग्रीगेटर मॉडल ऑफ बिजनेस। अब इसमें क्या किया? इसने सारे सप्लायर्स को और सारे रेसिपिएंट को एक ही प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दिया, कलेक्ट कर दिया, एग्रीगेट कर दिया सर। अब क्या होगा सर? आपको कहीं ट्रैवल करना होगा, आप टैक्सी बुक करेंगे, नियरेस्ट टैक्सी मान लो मेरी है, मैं आपको पिक करने पहुंचा, वहां से आपको लोकेशन पे ड्रॉप किया मैंने, क्लियर। जो फेयर था ₹700। अब आप मुझे बताओ एक्चुअली आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस किसने दी है? टैक्सी वाले ने दी सर, मंगल ने सर। अरे हाँ है ना मालिक? सर ये टैक्सी ड्राइवर्स। अब आप मुझे बताओ, ये टैक्सी के एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके लिए सर। ये टैक्सी ड्राइवर, ये जो लॉबी है सर, जिनके पास टैक्सी होती है और टैक्सी चलाते हैं, इस तरह से जो ओला वगैरह पे लिस्ट करते हैं बेटा टैक्सीज को, ये एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस नहीं है यार। क्या मैं टैक्सी वाला, आप सोचिए, क्या टैक्सी वाला जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराएगा? सोचिए, देखो बेटा, प्रैक्टिकली देखिए आप, क्लियर नहीं? क्या वो टैक्स पे करेगा? टैक्स कंप्लायंस कर पाएगा? रिटर्न फाइल कर पाएगा बच्चों? नहीं। क्लियर? इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया? इसको आइडेंटिफाई किया और बोला क्या? दिमाग खराब मत करना हर्ष, ओला आप तो बड़े आदमी हो ना यार, ये तो बड़ा आदमी है सर, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चला रहा है सर। यू विल बी ट्रीटेड एज इफ यू आर दी सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। देखो मैं सप्लायर था एक्चुअली, आप कस्टमर रेसिपिएंट थे सर। ये एक ईसीओ था प्लेटफॉर्म, क्लियर? नए सप्लायर था, नए रेसिपिएंट था बच्चों, यस या नो? ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस किसने दी थी? टैक्सी वाले ने। हाँ है ना सर? ये तो ईसीओ था। और ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस ली किसने? आप लोगों ने, पैसेंजर ने सर। क्लियर? एक्चुअली सप्लायर में था, पर फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर? फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज एंड ईसीओ विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा। हाँ है ना सर? और सारे प्रोविजन किस पे लगेंगे? ओला पे लगेंगे सर। क्लियर? रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी किसकी आएगी? ओला की। टैक्स कौन पे करेगा? ओला। बात खत्म बच्चों, ठीक है सर? मेरे को फ्री कर दिया फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी। मैं सप्लायर ही नहीं हूं सर। क्या बोला? वापस सुनना सर। फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी मैं सप्लायर ही नहीं हूं सर। कौन सप्लायर है? ओला, ठीक है? तो सर यहां पर अब सुनना सेक्शन को ध्यान से। ओला मैंने एक एग्जांपल लिया आपके साथ। गवर्नमेंट के पास पावर है, दिल थाम के सुनिएगा सर। गवर्नमेंट के पास that on the recommendation of the GST council they can notify certain
ओनली ओनली सर्विसेज। सरकार अमेजोन की बात नहीं कर रहा मैं आपसे, फ्लिपकार्ट की बात नहीं कर रहा, मीशो की बात नहीं कर रहा मैं आपसे, केवल सर्विसेज की बात कर रहा मैं आपसे, और वो भी सारी नहीं। हाँ, अभी 5 सर्विसेज ही केवल, अब 5 है, 4 है, 3 है, मेरा भाई पॉइंट वो नहीं है, पढ़ेंगे बाद में सर हम। क्लियर? पर जस्ट आइडिया के लिए आपको बताया मैंने सर, सारी सर्विसेज भी नहीं, केवल नोटिफाइड सर्विसेज। सर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ये नोटिफाइड सर्विसेज अगर आपने ईसीओ के थ्रू सप्लाई किया, किसके थ्रू सप्लाई किया बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आपने सप्लाई किया तो ईसीओ शैल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट एज इफ ही इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। प्लीज सर ध्यान दीजिएगा, शानदार पॉइंट बताता हूं आपको। एज इफ ईसीओ इज दी as if ECO is the supplier of such services and ECO shall be liable to pay GST to the government directly, and सारे compliance भी उसी को करना पड़ेंगे सर। हाँ है ना मालिक? अरे क्लियर? ठीक, ओला वाला एग्जांपल क्लियर है सर आपको? सर वैसे सेक्शन 93, 94, 95 ये तीनों हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 में, अलग से मैंने चैप्टर दे रखा है बेटा तब, ठीक है? मैं जस्ट आपको सेक्शन 9 में आ रहा है इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं आपको, शायद समझ में आया सर आपको? अरे समझ में आया क्या? 95 को रिवर्स चार्ज बोलते हैं क्या? वापस बोलता हूं, मेरा क्वेश्चन क्या है? 95 को रिवर्स चार्ज बोलते हैं क्या? दिस इज माय क्वेश्चन। हाँ, 95 को रिवर्स चार्ज नहीं बोलेंगे, क्यों? अगर रेसिपिएंट टैक्स पे करता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। सर आप मुझे बताओ सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में क्या रेसिपिएंट लायबल है टैक्स पे करने के लिए? रेसिपिएंट तो पैसेंजर है ना यार, वो टैक्स पे नहीं कर रहा है। क्लियर? सर टैक्स कौन पे कर रहा है? ईसीओ, ओला। क्लियर? ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज दी, और सप्लायर जब टैक्स पे करता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? आवाज नहीं आ रही सर? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलते सर। जहां पे भी सप्लायर लायबल होता है उसको क्या बोलते हैं सर? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोलते हैं, उसको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं बोलते। दिल थाम के देखना सर, 1 मिनट। 9.3 देखो ध्यान से आप, क्या लिखा है मैंने 9.3 में? देखो क्या लिखा है, रेसिपिएंट शैल बी लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट अंडर आरसीएम एंड रेसिपिएंट शैल बी ट्रीटेड एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। बेटा केवल रेसिपिएंट पे एक लायबिलिटी क्रिएट करी टैक्स पे करने के लिए, दैट्स इट। 9.4 में देखना क्या लिखा है सर, रेसिपिएंट शैल बी ट्रीटेड एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स, उसको सप्लायर नहीं बोला। पर 9.5 में देखना क्या लिखा बेटा, ECO shall be treated as if ECO is the supplier of such services, और सर सप्लायर लायबल होता है उसको बोलते हैं क्या? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, नॉट दी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आधी दुनिया 9.5 को रिवर्स चार्ज ही बोलती है बेटा। क्लियर? हाँ, यहाँ पे सप्लायर जो एक्चुअली वो लायबल नहीं है, पर रेसिपिएंट भी लायबल नहीं सर। और यहाँ पर फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी सप्लायर मान लिया है किसको? ईसीओ को, और वही टैक्स पे करेगा सर। आज स्विगी, जोमेटो, उनके थ्रू अगर आपने कुछ खाना मंगाया सर, हाँ है ना सर? मान लो आप स्विगी के ओनर, मैं रेस्टोरेंट वाला सैंडविच बनाता हूँ बेटा। क्लियर? आपने सैंडविच परचेज किया, ऑनलाइन परचेज किया सर, ठीक है? आप कस्टमर, एक्चुअली मैं सप्लायर हूं, पर स्विगी के थ्रू अगर मंगाया तो स्विगी विल बी ट्रीटेड एज इफ स्विगी इज द सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। अरे हाँ है ना भाई? रेसिपिएंट तो आप लोगों ने यार, वो लायबल नहीं है। ठीक है मालिक? पक्का? डन। तो सर ये था आपका सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5, और सर सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5 में लिखा है क्या कि ईसीओ शैल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज दी सप्लायर ऑफ सच सर्विसेज। और हाँ ईसीओ आपको टैक्स पे करना है, और हाँ आपको ही टैक्स पे करना है, और हाँ आपको ही टैक्स पे करना है। 3 पॉइंट लिखे वापस सर, आपको ही टैक्स पे करना है, आपको ही पे करना है, और हाँ आपको ही पे करना है। 3 पॉइंट लिखा है कि अगर ईसीओ का फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में है तो वो टैक्स पे करेगा, बट अगर ईसीओ का फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है, उबर जैसे मान लो, वो आउट ऑफ इंडिया कंपनी सर,
क्लियर? अगर ईसीओ का फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है पर उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इंडिया में है, तो जो उसका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इंडिया में होगा वो टैक्स पे करेगा। पर सर हम तो ऐसा ई कॉमर्स ऑपरेटर चलाते हैं जो यूएस में बढ़िया चल रहा है साहब, न तो हमारा फिजिकल प्रेजेंस वहां पर है इंडिया में और नहीं इंडिया में उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है, तो दे विल हैव टू अपॉइंट अ पर्सन इन इंडिया दे विल हु विल पे टैक्स ऑन देयर बिहाफ। मतलब पे तो ईसीओ को ही करना है, क्योंकि इस टैक्सी वाले को देख लो इससे ना हो पाएगा। हाँ है ना भाई? अगर आपका फिजिकल प्रेजेंस है तो आप टैक्स पे करेंगे, नहीं है तो आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस अगर इंडिया में तो वो टैक्स पे करेगा, वो भी नहीं तो you will have to appoint a person, मतलब ECO will have to appoint a person in India who will pay tax on their behalf। पे तो करना ही पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है इनको इंडिया में आके, नहीं तो इनकी एप्लीकेशन बैन कर देंगे सर। क्लियर? समझे मेरी बात? ये सारे पावर गवर्नमेंट के पास है। ओके मालिक, ये था आपका सेक्शन नंबर 9। सब सेक्शन नंबर 5 या नोटिफाइड सर्विसेज है, और कुछ नोटिफाइड सर्विसेज के लिए सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 5 अट्रैक्ट होता है, गुड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। और इसी के साथ सेक्शन नंबर 9 खत्म होता है। अब बोलो सर, बोलो मैम। Amazon is not liable बेटा, Amazon is not supplier। सर Amazon के थ्रू अगर आपने परचेस किया गुड्स, मान लो मैं मार्केट बेच रहा हूं थ्रू Amazon, तो सप्लायर मैं हूं, Amazon एक प्लेटफॉर्म है, आप कस्टमर हो, तो मैं सप्लायर में टैक्स पे करूंगा। Amazon तो अपना कमीशन चार्ज करता है मैं से 20%, तो कमीशन का बिल मेरे को लिखेगा वो। हाँ ठीक है बेटा, यस एक सेकेंड, हाँ बोलिए मैम, पक्का समझ में आया ना आपको? ओके यस प्लीज। नहीं 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 नहीं, दोज आर टू डिफरेंट सर्विसेज। टैक्सी सर्विस के लिए ई कॉमर्स विल बी लायबल, प्लेटफॉर्म फी के लिए ईसीओ इज द सप्लायर, ईसीओ इज द एक्चुअल सप्लायर ना बेटा यार। अच्छा ध्यान दीजिएगा, जो प्लेटफॉर्म फी होती है, जो ईसीओ की प्लेटफॉर्म फी होती है, उसके लिए तो ईसीओ ही लायबल है बेटा यार। वो तो ईसीओ ने एक्चुअली सप्लाई करा है मेरे को बेटा, जो फीस लिया है, कन्वीनियंस फीस लिया, उसके लिए तो वो लायबल है ये बेटा। ओके बेटा, ठीक सर। हाँ स्विगी वाले में सर, ठीक है सर। देखिए मैंने अभी आपको 95 की वो सारी सर्विसेज का नाम नहीं बताया बेटा आपको। सेकंड थिंग, इसमें कुछ अगर कंडीशंस अगर होगी तो मैंने नहीं पढ़ाई आपको बेटा, केवल आपको एक छोटा सा हिंट दिया है, आइडिया दिया है, पर आपका आंसर मैं बोल देता हूं कि यस स्विगी ही लायबल इस केस में, भले रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड हो या ना हो, स्विगी ही लायबल है 95 के केस में सर, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। पर फिर भी मैं कह रहा हूं आपको क्या, अभी मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक है, बट आंसर इज स्विगी। ठीक है बेटा, ठीक ठीक क्लियर। हाँ हाँ बेटा सर, सर क्या लिखा है ये? नहीं, ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है सर? सुनिएगा ध्यान से भाइयों, अगर उसका सर मान लो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, अमेजोन का एग्जांपल ले रहा हूं, वैसे मैं बात कर रहा हूं सर, अभी मैंने आपको अभी शुरू किया जीएसटी भी थोड़ी देर पहले ही, ठीक है, सारी बातें आएगी, पर यस क्यूरियोसिटी होती है जब हम इस तरह के प्रैक्टिकल पन पढ़ते तब, तो सर इसलिए बता रहा हूं आपको, अमेजोन डिटेल में बात करेंगे आगे सर जब वक्त आएगा तब, पर अभी हिंट देता मैं आपको। मान लो अमेजोन के थ्रू मैं मार्केट बेच रहा हूं बेटा, ठीक है मालिक, सर आप अमेजोन के मालिक है सर। अब सर मैंने अमेजोन के थ्रू कोई गुड्स बेचा है, यू आर द कस्टमर, आई एम द एक्चुअल सप्लायर। आप देखना अमेजोन पे लिखा होता है सप्लायर कौन है, लिखा होता है ना सर, सर मैं सप्लायर हूं इसमें मंगल, एंड यू आर द कस्टमर, तो वहां पे कोई 95 नहीं है बेटा। क्लियर? वहां पे सप्लायर अगर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन होगा, अगर टैक्स लगता होगा तो टैक्स पे करेगा, अगर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, टैक्स नहीं लगता होगा, टैक्स नहीं पे करेगा। पर 95 तो नहीं लगता है, मैंने ये बताया आपको। क्लियर? और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अमेजोन के थ्रू बेच रहे हो तो रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, ऐसा नहीं है, था ये 1 साल पहले तक, ठीक है सर। इसलिए अभी ये सब बातें करी नहीं मैंने, सेक्शन में 24 से हट गया बेटा, एग्जामिनेशन दिया नोटिफिकेशन में 20 सेक्शन में 23 के थ्रू, ठीक है सर। यस मैम। यस सर, स्विगी जोमेटो के थ्रू जो रेस्टोरेंट सप्लाई कर रहे हैं वो रेस्टोरेंट रजिस्टर्ड है जीएसटी में, मान लो यस, तो भी स्विगी जोमेटो ही टैक्स पे करेगा, ठीक है, 95 लगे, ठीक है, दैट इज अ मैकेनिक। अभी सुनो, मैंने 95 पूरा नहीं पढ़ा आपको,
थोड़ा हिंट दिया है बेटा, ठीक है। अभी आप ओला वाला एग्जांपल ले लीजिए बेटा, ठीक है ना, थोड़ा और धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे ना बेटा। अच्छा, क्यों मैंने इसको इस चैप्टर में नहीं डाला है, क्योंकि देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच डिटरमाइन कि ये 9.5 में आया कि नहीं आया, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ये आपका माइंड मैच्योर होगा धीरे धीरे, हम जीएसटी में आगे बढ़ेंगे तब, इसलिए मैंने चैप्टर नंबर 6 रखा है इसको बेटा, ठीक है। अभी रुकिए, अभी डिस्कशन नहीं करेंगे उस पर ज्यादा, पर यस, इवन इफ दे आर लायबल, दे आर रजिस्टर्ड इन जीएसटी, तो भी स्विगी पे टैक्स पे करने की लायबिलिटी आती है। ओके बेटा, अभी इतना मानो बेटा, मैंने पूरा नहीं पढ़ाया है, इसलिए तो मैंने इस चैप्टर में नहीं डाला है चीजें, प्लीज बेटा। अभी बात करें, थोड़ी देर बाद बात करेंगे, ठीक है बेटा, आएगा सेक्शन नंबर 8 में आपका आंसर आएगा बेटा, ओके सर। अच्छा सर, ध्यान देना, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5, सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 3, 9(4) एंड 9(5), ये तीनों 9(3), 9(4) कौन से, आरसीएम, 9(5) कौन सा, ईसीओ, फॉरवर्ड चार्ज, ठीक है। ये तीनों सेक्शन मैंने आपको केवल हिंट दिए, पढ़ाए नहीं है, ये तीनों हम डिटेल में पढ़ेंगे जब नेक्स्ट चैप्टर, जब चैप्टर नंबर 6 आएगा तब बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। अच्छा, मैंने अपनी बुक के अंदर चैप्टर की सीक्वेंस भी इस तरह से बनाई हुई कि मेरे को कब कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ाना है और आपको कब पॉइंट समझ में आएगा अच्छे से, उस हिसाब से मैंने चैप्टर बनाया है सर, ठीक है, क्लियर, डन। तब बात करेंगे डिटेल के अंदर हम और बहुत सारी, और पता है जब आपका माहौल बन जाएगा इनडायरेक्ट टैक्स का, तब बहुत सारे क्वेश्चन जो आप मेरे से पूछ रहे हो ना सर, उसके आंसर आपके पास ऑलरेडी होंगे सर, अपने आप आएंगे, तो मैं चाहता हूं वो आंसर अपने आप जनरेट हो आपके सर, ठीक है। तो वक्त आएगा तो बात करेंगे और हम, क्लियर, पक्का। तो इसी के साथ सेक्शन नंबर 9 खत्म होता है। अब एक बार सेक्शन नंबर 9 वापस से पूरा रिपीट कर दूंगा बच्चों में, आप आवाज नहीं आ रही हो, ओके, ध्यान मेरी तरफ, ध्यान मेरी तरफ पूरा सर। सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 1 कहता है क्या, सीजीएसटी शैल बी लेविड ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ goods or service or both except alcohol liquor for human consumption at the rate notified by the government on the recommendation of the GST council, but not more than 20% of value of such goods or service or both, and it shall be payable by a taxable person, मतलब a person who is registered under GST or is, मजा आ गया, taxable event under GST is, ओके सर। सेक्शन 9 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या, 5 गुड्स, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमन नोन एज पेट्रोल, एटीएफ एविएशन टरबाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस, ये 5 गुड्स ऐसी जिन पे जीएसटी लगेगा, बट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, बट अब तक नोटिफाई नहीं हुआ, तो 8% कितनी गुड्स होगी जिन पे जीएसटी नहीं लगता है, 6। सर कौन कौन सी, घूम लो और झूम लो, अरे क्लियर, समझे, एल्कोहल लिकर, दारू और पेट्रोल, इन पे जीएसटी अभी नहीं लगता है, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई। क्या बोलते हैं सर, 9(3) बोलता है गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ गुड्स और सर्विस और बोथ को नोटिफाई कर सकता है, और नोटिफाई करके बोल देगा क्या, यहाँ पे recipient will be liable to pay tax to the government directly under reverse charge mechanism, and he will be liable as if he is the person liable to pay tax to the government बेटा, हाँ है ना भाई। कुछ गुड्स और सर्विसेज नोटिफाइड है, हम पढ़ेंगे बाद में बेटा इसको। सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन नंबर 4 बोलता है क्या, बिल्डर के लिए, किसके लिए बच्चा, कि अगर नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, नोटिफाइड कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जो बिल्डर है, वो अगर नोटिफाइड गुड्स और सर्विस और बहुत परचेज करते किससे, किसी भी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो ऐसे केस में रेसिपिएंट जो बिल्डर है वो लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली एज इफ ही इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स अंडर आरसीएम बच्चों, हाँ है ना भाई, क्लियर। 9(5) बोलता है क्या सर, गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो कुछ सर्विसेज को नोटिफाई कर सकता है, किसको नोटिफाई कर सकता है सर, और वो सर्विसेज नोटिफाइड सर्विसेज, केवल सर्विसेज, और वो भी नोटिफाइड सर्विसेज अगर आपने ईसीओ के थ्रू सप्लाई करी, तो ईसीओ विल बी ट्रीटेड एज इफ ईसीओ इज दी as if ECO is the supplier of such services, and sir ECO को टैक्स पे करना है, और हाँ उसी को पे करना है, और हाँ उसी को टैक्स पे करना है, याद है बच्चों आपको, डन। इसी के साथ सेक्शन 9 खत्म होता है। अब ये था क्या, सेक्शन 9 सीजीएसटी एक्ट का। अच्छा, अगर मैं एसजीएसटी एक्ट की बात करूं आपसे, एसजीएसटी एक्ट की, तो सेम सेक्शन नंबर 9 सब सेक्शन 1 2 3 4 5 कहां मिलेंगे आपको, हर स्टेट गवर्नमेंट के एसजीएसटी एक्ट में, बस यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है, वहां क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, वैसे यहाँ पे क्या लिखा है, गवर्नमेंट, और इस एक्ट के लिए गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और एसजीएसटी एक्ट में भी लिखा है गवर्नमेंट, पर उस एक्ट में गवर्नमेंट का मतलब होता है क्या, वो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट बेटा, हाँ है ना मालिक, क्लियर, डन, एब्सोल्युटली सेम, सब सेक्शन नंबर भी सेम बेटा, क्लियर। कहीं कोई प्रोवाइजो होगा, एक्सप्लेनेशन होगा, वो भी सेम होगा सर, ठीक है सर, वन नेशन वन टैक्स यार, हाँ है ना मालिक, क्लियर। पता है आपको, जैसे आपने सेक्शन नंबर 9 पढ़ा सीजीएसटी एक्ट में, वैसा ही सेक्शन नंबर 5 दे रखा है कहां, आईजीएसटी एक्ट में। कौन सा, सेक्शन नंबर 5 कहां पे बच्चों, आईजीएसटी एक्ट में। कौन सा सेक्शन, जल्दी बोलना है बेटा एक बार,
सेक्शन नंबर 5। सर सुनना, एक मिनट रुको। सेक्शन नंबर 5 पता है, यहां पर इंट्रा स्टेट सप्लाई पे लगता है जीएसटी, वहां पर क्लियर। तो सर पूरा सेक्शन नंबर 5 इज एब्सोल्युटली सेम। क्या बोला सर? चलिए सेक्शन नंबर 5। अच्छा कंफर्टेबल बेटा, एसी ओके कर लो आप, रिमोट है आपके पास। ओ भाई समझ में तो आ रहा है ना आपको? पक्का? नींद तो नहीं आ रही है? भूख लग रही है? सही में भूख लग रही है आपको? सही में भूख लग रही है? यही संघर्ष है सर। सेक्शन नंबर सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन नंबर 1। मतलब वीडियो क्लास में जो है ना बेटा, उनको सोचो आप, मतलब वो बेटे बेटे मंगल चुप, ये चुप, मंगल चालू, मंगल चालू, मंगल चालू नहीं होए सर। सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन नंबर 1 ऑफ द सीजीएसटी ऑफ द आईजीएसटी। सुना, जो सेक्शन नंबर 9 था सीजीएसटी में, वही सेक्शन नंबर 5 है आईजीएसटी में। सर सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन हम सब रिपीट करेंगे सर, बोलेंगे सर एक बार कि सर आईजीएसटी शैल बी लेविड। क्या बोला सर? ऑन इंटरस्टेट, ऑन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट alcohol liquor for human consumption at the rate notified by the government on the recommendation of the GST Council, but not more than 40% of value of such goods or service or both, and it shall be payable by a taxable person. Clear? IGST is CGST plus HGST. 20 plus 20 कितना हो गया बेटा? 40. Okay मालिक? Clear? Done. And it shall be payable by a taxable person. ठीक है सर? ये सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन 1। सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन 2, वो 5 गुड्स, कौन सी 5 गुड्स? पेट्रोल वाली बेटा। सर इन पे जीएसटी लगेगा बट फ्रॉम अ रेट टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। 5 कौन कौन सी बेटा बोलना एक बार? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमन नोन एज पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस। 5(3) आरसीएम या इंट्रास्टेट है, वो क्या होगा? इंटरस्टेट। 5(4) रिवर्स चार्ज, इंटरस्टेट के केस में भी, बिल्डर वाले केस में बेटा। एंड 5(5) ओला उबर स्विगी वगैरह बच्चा। हाँ है ना भाई? एब्सोल्युटली सेम। कोई खास बात? अच्छा बस एक बात और एक्स्ट्रा है बेटा, उसके लिए मैं सेक्शन नंबर 5 यहां लिखा मैंने आपके लिए। यहां पे सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन में एक प्रोवाइजो दे रखा है। सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन 1 में एक प्रोविजो दे रखा है। वो क्या दे रखा है? सुनना ध्यान से। सर ओ मालिक हूं तो करो कम से कम। मैं मान रहा हूं भूख लग रही बेटा, हूं का मतलब है जैसे कुछ यम्मी चीज खा लिया आपने सर। ओ मालिक सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन 1 बोलता है क्या इंटरस्टेट सप्लाई पे आईजीएसटी लगेगा सर? हूं तो कर लो। इंटरस्टेट सप्लाई पे क्या लगेगा सर? आईजीएसटी। अच्छा पता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स, क्या बोला सर? इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे क्या लगता है बच्चों? कस्टम्स। इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं बोल रहा मैं आपसे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर आपने आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में कोई गुड्स इंपोर्ट करी तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे क्या लगता है बच्चों? और खास बात, कस्टम के साथ में आईजीएसटी भी लगता है ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स अलोंग विद द कस्टम्स। क्या लिखा है? ये प्रोवाइजो में लिखा है, ये प्रोवाइजो में तो लिखा है सर कि ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स। क्या लिखा है सर? ऑन इंपोर्ट ऑफ गुड्स सर along with the custom duty IGST shall also be levied under as per the provisions of the custom tariff act under section 137 of the custom tariff act बेटा। हाँ है ना भाई? अब कस्टम पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में आएगी अच्छे से कि क्यों लगता है, उसका भी लॉजिक है सर, पर मैं अभी नहीं बताऊंगा सर आपको।
क्लियर? सर वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। क्लियर? तो सर सही वक्त आएगा तो बात करेंगे। अरे हाँ है ना मालिक। पर इंपोर्ट ऑफ गुड्स क्या बोला सर? पे कस्टम लगता है, कस्टम के साथ में क्या लगता है बच्चों? आईजीएसटी। पर एक गुड्स एक्सेप्शन है सर इसका। एक्सेप्शन क्या है? ओह माय गॉड, नहीं। जंगली रेमी पे कभी आओ ना महाराज। सर तो अगर ऑनलाइन मनी गेमिंग होता है ना, रमी वगैरह, ड्रीम इलेवन, ऑनलाइन मनी गेमिंग है हाँ। और ये ना 7 पत्ती, 7 नहीं 3 पत्ती ना, नहीं मेरे को पता नहीं, मैं कभी खेला नहीं सर। क्लियर? दारू पीने के बाद पता नहीं पड़ता क्या खेल रहा है सर। अरे हाँ है ना भाई। सर तो जंगली रमी, 3 पत्ती, ये जो ऑनलाइन मनी गेमिंग है सर, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है सर, वो अगर वेबसाइट आउट ऑफ इंडिया वाली है बेटा। कहां की बेटा? अच्छा एक बात और, ऑनलाइन मनी गेमिंग को गुड्स मानते हैं। क्या मानते हैं बेटा? गुड्स। ठीक है। अब वेबसाइट अगर आउट ऑफ इंडिया की, कहां की बेटा? आउट ऑफ इंडिया की। अच्छा उससे पहले एक बात और, ऑनलाइन मनी गेमिंग वगैरह जो सट्टा खेलते हो ना बेटा आप, अरे आप नहीं खेलते हो, लोग तो खेलते होंगे बेटा। आप तो बहुत समझदार हो बेटा, मुझे पता है। क्लियर? ड्रीम इलेवन पे टीम बनाई नहीं बेटा आपने कभी भी। सर मुझे सब पता है बेटा। सर कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं। सिगरेट कभी पी नहीं तूने बेटा लाइफ में? है? हाँ मुझे पता है ना, नहीं पी तो ऐसा हंस क्या रहा है सबके सामने? सर कोई डाउट तो नहीं तेरे को? पक्का? पर मेरे को है सर। पॉइंट मेरा आपसे ये है कि जो सट्टा खेलते हो आप, मतलब आप मतलब समझ रहे हो बेटा? आप ओके? सर कैसीनोज, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, ये सब जीएसटी के स्कोप में आते हैं। आईपीएल सट्टा खेला किसने? क्लियर? ये सब स्कोप ऑफ सप्लाई के स्कोप में आते हैं, ये गुड्स के स्कोप में आते हैं और टैक्स लगता है सर इन पे। क्लियर? तो सर सेम वे ऑनलाइन मनी गेमिंग भी क्या है? गुड्स है। और इसको जो आपने मान लो 1 लाख रुपए का गेम खेला सर, 1 लाख रुपए पे लग गए, क्या? जीएसटी। ठीक है। अब सर अगर इंडिया की वेबसाइट है तो टैक्स लग ही जाएगा सर। पर अगर वो वेबसाइट आउटसाइड इंडिया की तो भी टैक्स लगेगा सर। पर सर फॉर दी पर्पज ऑफ जीएसटी इसको गुड्स माना है। क्या माना है सर? अब आउट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से आप अगर आपने कोई ऑनलाइन मनी गेमिंग खेला है सर, तो एक्चुअली कोई गुड्स इंपोर्ट हुआ है क्या कस्टम में सर? क्या भाई कस्टम क्लियरेंस होता है गुड्स का, तब कस्टम लगता है ना बेटा। ठीक है यार, फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी इसको गुड्स माना है। आउट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है तो इंपोर्ट ऑफ गुड्स हो गया सर। क्या इस पे कस्टम लगेगा सर? तो इस पे कस्टम नहीं लगेगा पर आईजीएसटी तो लगेगा। ठीक है साहब? तो यहाँ पे सेक्शन 5 सब सेक्शन में प्रोवाइजोस दे रखा, उसमें एक एक्सेप्शन था, वो तुम्हें बताया मैंने। मैं रिपीट कर देता हूँ वापस से बच्चों कि सर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, क्या बोला सर? इंपोर्ट ऑफ गुड्स पे कस्टम लगेगा और कस्टम के साथ साथ आईजीएसटी भी लगेगा सर, एज पर प्रोविजंस ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट। क्लियर? पर एक्सेप्ट वन गुड, कौन सा? ऑनलाइन मनी गेमिंग। ऑनलाइन मनी गेमिंग के केस में सिर्फ आईजीएसटी लगेगा एज पर सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन 1, नॉट एज पर प्रोवाइजो बेटा। प्रोवाइजो के हिसाब से कस्टम लगता है बच्चों, हाँ है ना मालिक? क्लियर? नॉर्मल सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन 1 में उसको इंटर स्टेट सप्लाई मानते हुए, क्या मानते हुए बेटा? इंटर स्टेट सप्लाई मानते हुए क्या लगाएंगे बेटा? सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन 1 लगाएंगे और उसके थ्रू आईजीएसटी लग जाएगा बच्चा उस पर कस्टम्स नहीं लगेगा। ठीक है मालिक? क्लियर? डन। अगर वो वेबसाइट आउट ऑफ इंडिया की थी तो बेटा। ठीक है? चलिए सर, ये तो आपका क्या सेक्शन नंबर 5 खत्म होता है। अब तो सर जो सेक्शन 9 था वही सेक्शन नंबर 5 है आईजीएसटी एक्ट का। बस यहाँ पर इंट्रा स्टेट था, यहाँ पे क्या हो गया? इंटर स्टेट। यहाँ मैक्सिमम रेट थी 20%, यहाँ कितने हो गई? 40%। बाकी सब जगह इंटर स्टेट होगा बेटा। क्लियर? और एक प्रोवाइजो एक्स्ट्रा है कि इंपोर्ट ऑफ गुड्स के साथ में क्या लगेगा? कस्टम के साथ में क्या लगेगा? आईजीएसटी भी लगेगा, एक्सेप्ट ऑनलाइन मनी गेमिंग। और ऑनलाइन मनी गेमिंग में केवल और केवल आईजीएसटी लगेगा एज पर सेक्शन नंबर 5 सब सेक्शन 1। अगर वो आउट ऑफ इंडिया की वेबसाइट थी तो। इंडिया की वेबसाइट होगी तो जो नॉर्मल टैक्स लगते हो तो लगेंगे बच्चों, हाँ है ना मालिक? डन। कोई खास बात? पक्का सर? इसी के साथ सेक्शन नंबर 5 भी खत्म होता है। अब कोई खास बात नहीं थी, रिपीट था बेटा केवल ये। सर इंट्रा हो या इंटर हो? क्या बोला सर? इंट्रा हो या इंटर हो? इंट्रा स्टेट सप्लाई पे क्या लगता है सर, जल्दी बताना? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या लगेगा? अच्छा एक बात और, अगर आप यूनियन टेरिटरी के अंदर हो और इंट्रा स्टेट सप्लाई करते हो तो क्या लगेगा?
CGST एंड UTGST। ठीक है सर। अब जब भी अपन SGST बोलेंगे तो समझना वो UTGST के लिए भी बात कर रहा हूं मैं इक्वली बेटा। ओके, तो सर इंट्रास्टेट सप्लाई पे क्या लगता है सर? CGST और SGST। इंटरस्टेट सप्लाई पे क्या लगता है सर? भाई इंट्रा हो या इंटर हो, GST लेवी कब होता है? इंट्रा हो या इंटर हो, GST लेवी कब होता है सर? What is the taxable event under GST? Sir, the taxable event under GST is supply, and the term supply is defined very well in GST as per section number 7. सेक्शन नंबर 7 ने बड़ी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से डिफाइन किया किसको? सेक्शन नंबर 7 को। सर दिल थाम के सुनिएगा, सेक्शन नंबर 7 सप्लाई का स्कोप, सप्लाई की डेफिनेशन। सर बहुत ही शानदार पॉइंट है। क्यों? और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि सर अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई के स्कोप में आ ही नहीं रहा है तो जीएसटी लग ही नहीं रहा। इसलिए सोचिए, जब जीएसटी नया नया आ रहा था, मतलब तब इतने सारे टैक्सेस गवर्नमेंट ने सब्सिम करके जीएसटी में मर्ज किए। तो गवर्नमेंट के एंगल से देखो आप, कितना केयरफुल होना पड़ा होगा गवर्नमेंट को कि सर कोई ट्रांजैक्शन गलती से भी सप्लाई के स्कोप से बाहर नहीं निकल जाए। क्लियर? तो सर बहुत ही केयरफुली इसको ड्राफ्ट करी हुई है, बहुत ही शानदार तरीके से ड्राफ्ट करी हुई है, और उससे भी शानदार तरीके से हम इसको समझेंगे सर। आइए सर, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्या कहता है बात कर लेते सर हम। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1 पता है क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 बोलता है क्या? सप्लाई इंक्लूड्स, इधर सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर A, डबल A, B और C। D भी था पहले, उसको काट दिया और बना के नया 1A बना दिया। सर बात करेंगे बाद में, अभी छोड़ो उसको आप। सर तो अभी क्या है फिलहाल? सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 1 क्या बोलता है मालिक? सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर A, B, सॉरी क्लोज नंबर A, डबल A, B एंड C। अब इधर ध्यान दो सर। अच्छा कोई बात अगर 2 या 3 बार मैंने रिपीट करी ना सर, तो कोई इंपॉर्टेंस होगी, और उसको वर्ड को मेरे को आपके यहाँ फिट करना है सर, उस पर एम्फेसिस डालना है, सो दैट आप उसका आंसर मुझे दे पाए। मैंने अजम्पशन लिया है कि आपको कुछ भी नहीं आता, पहली बार पढ़ रहे हैं सर। क्लियर? बाकी काम मेरा है ना सर। पर सर अगर कोई क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है तो ये ध्यान रखना उसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुका हूं आपको, या फिर उसका आंसर आपको आता होगा, तभी मैं पूछूंगा आपसे सर। ओके सर, सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 क्या बोलता है? सप्लाई, अच्छे से आवाज नहीं, सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर A, डबल A, B और C। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अब तो इतना बता दो मेरे को। सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर A, B, C, चल रहा डबल A, 2 मिनट, A, डबल A, B, C। सप्लाई इंक्लूड्स A, डबल A, B, C। हाँ जी, क्या बोल? अच्छा एक बात और सर, आप यहां पे आंसर दीजिए, आंसर गलत होगा मैं सही करूंगा सर। क्लियर? सही होगा तो अच्छी बात है सर। अरे हाँ है ना भाई सर। और एक बात और, अगर कोई आंसर आपसे गलत हुआ है, मैं तो एक्सपेक्ट करके बैठा हूँ आपसे गलत ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको कुछ भी नहीं आता है। क्लियर? समझे मेरी बात? तो सर आपको आंसर अगर कोई गलत भी हो जाए ना सर, तो पता है उस टाइम ये नहीं सोचने का अरे यार गलत हो गया, पता है क्या सोचने का? यो मजा आ गया भाई, कोई चीज जो गलत आती थी वो सही कर दी मंगल ने। हम इसलिए तो आए यहाँ पे यार। ठीक है, तो डीमोटिवेट नहीं होना, आप आंसर दीजिए मस्त होके, खुश होके बात करिए। हाँ जी, ये सर इंक्लूसिव लिस्ट है, एग्जॉस्टिव नहीं है। मतलब ये एग्जाम्पल्स है, और भी हो सकते हैं। ओके, और कुछ? और कुछ? सप्लाई इंक्लूड्स, और कुछ? दिस वाज द परफेक्ट आंसर। क्लियर? सर आपने जो आंसर दिया परफेक्ट है। सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज A, डबल A, B और C। मतलब क्या है? तुम भी हो, तुम। सप्लाई मींस A, डबल A, B और C होता तो क्या होता? तुम ही हो, है ना? क्लियर? सर सप्लाई मींस अगर A, डबल A, B और C अगर होता, मतलब ओनली दिस इज एग्जॉस्टिव लिस्ट होती। माई लाइफ मीन्स यू, मतलब
तुम ही हो, माई लाइफ इंक्लूड्स यू। सर समझ रहे हो मेरी बात आप? क्लियर? सो ये वर्ड्स अभी से समझो, लाइफ में भी काम आते बेटा आगे। क्लियर है सर? सर यहां क्या लिखा है? इंक्लूड्स। लॉ मेकर्स आर सो स्मार्ट कि अगर कुछ रह भी जाए तो क्या बोलेंगे? इंक्लूड्स लिखा है सर। हाँ है ना सर? वैसे बात करूं मैं, इसमें कुछ भी नहीं रहा है सर, सब कुछ इंक्लूड कर दिया इन्होंने, फिर भी क्या लिखा है? क्यों? क्योंकि नया लॉ बनाया सब, गलती से भी कोई मिस्टेक ना हो जाए। अरे क्लियर? समझे मेरी बात? क्या लिखा है? सप्लाई। अब सर शायद इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आई। सप्लाई मींस नहीं, सप्लाई इंक्लूड्स है। सर कई सारे एक्ट हमने अब तक पढ़ लिए, सर कई सारी डेफिनेशन भी आपने पढ़ी होगी, पर शायद बहुत कम जगह ध्यान गया होगा कि इंक्लूड्स लिखा कि मींस लिखा है। पर अब शायद ध्यान जरूर जाएगा आपका बेटा, ठीक है सर? क्योंकि बहुत बड़ा गैप आ जाता है सर इंक्लूड्स और मींस में सर। ठीक है मालिक? ठीक है सर। सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए। पढ़ ले क्या सर? अरे पढ़ ले क्या सर? ओके सर, सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। क्लोज नंबर ए में ही सबको बोल्ड कर दिया सर। सुनना, सप्लाई इंक्लूड्स all forms of supply such as sale, exchange, barter, transfer, lease, license, rental or disposal of goods or service or both when such supplies are made or agreed to be made by a person for a consideration in the course or furtherance of his business, वो supply होगा। full stop। वापस सुनना सर, ये तो मैंने शो ऑफ किया केवल बेटा कि मेरे को आता है। हाँ कौन बोल रहा हो सर? सप्लाइंग। अभी जिस तरीके से मैंने बोला ना सर, उस तरीके से आपसे बुलवाऊंगा गारंटी, और याद भी नहीं करवाऊंगा मैं आपसे, ठीक है सर? एक एक वर्ड आपको समझ में आएगा तो आप अपना बोलेंगे सर। चलिए सर, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच इज, ध्यान से देखिए सर, मतलब सारे फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, और वो भी क्या लिखा गया? मतलब ये भी एग्जांपल्स है सर। भूख लग रही है? ब्रेक चाहिए क्या आपको बेटा? तो बोलो ना क्या? हाँ नहीं दे रहा बेटा सर? नहीं सही में भूख लग रही है बेटा? ब्रेक का टाइम हो गया क्या बेटा आपका? या 9 बजे दे दूं ब्रेक? 9 बजे दूं ब्रेक? ये सप्लाई खत्म हो जाता, सप्लाई बेटा 2 बजे की रात की सर। सुनना सर सुनना, चलो 15 मिनट बाद ब्रेक दूं आपको, चलेगा? पक्का ना? दुखी तो नहीं हो रहे सर आप? हो रहा तो भी क्या करे बेटा, मैं भी हो ही रहा हूं सर। सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन 1 बोलता है क्या? सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज नंबर ए ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई। सप्लाई इंक्लूड्स सच इज सेल। रटना थोड़े सर, ये मार्कर मैंने आपको बेच दिया सर फॉर ₹10,000। कितना बेटा? 10,000 में मैंने आपको ये मार्कर बेच दिया। क्या है ये? सेल। अच्छा, होस्ता गुड्स बेचा है, होस्ता सर्विसेज बेची मैंने आपको बेटा। क्लियर? दैट इज सेल। एक्सचेंज सर सर होता ना, ओल्ड मोबाइल फोन रिप्लेस करा दो, आप नया फोन लेना होता आपको सर। अगर नया मोबाइल फोन लेना है तो 45,000 रुपए का है। अगर आप कोई भी पुराना स्मार्टफोन लेके आते हो किसी भी कंपनी का, तो सर मैं आपको ये 35,000 में मोबाइल दे दूंगा। होता ना सर ऐसा? दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एक्सचेंज। क्लियर? सप्लाई इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज। समझ में आ रहा बेटा? एक एग्जांपल। क्लियर? बार्टर। बार्टर मतलब प्योर एक्सचेंज इज कॉल्ड बार्टर। जैसे मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया, बदले में आपने मेरे को डायरेक्ट टैक्स पढ़ा दिया, दोनों बर्बाद सर। सर मैंने आपको इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ाया, बदले में आपने मुझे डायरेक्ट टैक्स पढ़ाया। अरे हाँ ना मालिक? सर दैट इज प्योरली कॉल्ड बार्टर। दिस इज ऑल्सो सप्लाई ना यार, मतलब जरूरी मनी ही इन्वॉल्व हो सर। क्लियर? कंसिडरेशन में भी इन काइंड ऑल्सो सर। क्लियर? इसलिए सप्लाई इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज, बार्टर। समझ में आया बेटा आपको पॉइंट? क्लियर? सर ट्रांसफर। सप्लाई इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर। सर मान लो मेरा एक ब्रांच है महाराष्ट्र में और एक ब्रांच है राजस्थान में। मैंने कोई गुड्स ब्रांच ट्रांसफर करी सर। क्या करी सर?
ब्रांच ट्रांसफर करी फॉर अ कंसिडरेशन, पैसे लिए मैंने, हाँ है ना सर, अपनी ब्रांच से पैसे लिए और गुड्स बेचा बेटा, ब्रांच ट्रांसफर किया, दैट इज ऑल्सो सप्लाई। तो सर कोई गुड्स अगर आपने ट्रांसफर किए वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, वो भी सप्लाई के स्कोप में आएगा। क्लियर? सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज, अरे हाँ है ना भाई, जो भी लीज आपने पढ़ा आप तक बेटा, सर फाइनेंस लीज हो या ऑपरेटिंग लीज हो या सर आपने कोई प्रॉपर्टी लीज पे ली बेटा, वो सब सप्लाई के स्कोप में आएगा बच्चों, हाँ है ना मालिक? क्लियर? सर लाइसेंस, कोई सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया बेटा और मैंने उसको यूज करने का लाइसेंस लिया, सर होता ना सर, सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लेते हैं हम, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई वीडियो क्लासेस है, उसका एंक्रिप्शन का सॉफ्टवेयर का लाइसेंस की हमने लिया सर, क्लियर? उसके लिए हमने चार्जेस पे किए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सप्लाई। अरे समझा मेरी बात? क्लियर? सर लाइसेंस लिया हमने, देन सर रेंटल, ये क्लासरूम हमने रेंट पे ली, कोई मशीन आपने रेंट पे ली, कोई गुड्स आपने रेंट पे लिए, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड सप्लाई एंड डिस्पोजल। किसी ने अपने बिजनेस के एसेट्स डिस्पोज ऑफ कर दिए, होता ना सर, वो भी क्या है, सप्लाई के स्कोप में आएगा और उन पे भी जीएसटी लगेगा, यस या नो? सर सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक एक करके आराम से, कोई जल्दी नहीं है, सेल बोलो फिर सोचो सेल का मैंने एग्जांपल क्या दिया बेटा आपको, ठीक है? अपने को रटना नहीं है, मगअप नहीं करना, याद नहीं कराना, मेरे को कोई स्पीड बढ़वानी नहीं हिसाब से, अपने आप स्पीड बननी चाहिए सर, क्लियर? तो मजा आएगा सर। सर सप्लाई, अच्छा मेरे को भी सर इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, इसलिए सब याद है सर, ठीक है? तो आपकी भी प्रैक्टिस होगी, आपको भी याद हो जाएगा, अपने आप याद होना चाहिए सर, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अपने आप याद होगा, नहीं तो याद करना पड़ेगा सर आपको, ठीक है? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, सेल, सेल इमेजिन किया आपने सेल बेटा, सर सेल, एक्सचेंज, बार्टर, डीटीआईटीटी बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? ट्रांसफर, स्टॉक ट्रांसफर, अरे हाँ है ना भाई? लीज, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज, लाइसेंस और सॉफ्टवेयर वाला बेटा, सर रेंटल, क्लासरूम रेंट पे लिया मैंने, क्लियर? गुड्स या सर्विसेज, गुड्स रेंट पे ली मैंने बच्चों, क्लियर? एंड डिस्पोजल, बिजनेस एसेट्स डिस्पोज ऑफ कर दिए बच्चों, हाँ है ना भाई? क्लियर? वापस बोलते हैं, सेल सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल, हुआ ना याद सर? ठीक है? और वैसे भी मगअप करने की जरूरत नहीं है सर, कभी भी लाइफ में ध्यान रखना, एज फार एज फाइनल लेवल इज कंसर्न, आपसे नहीं पूछेंगे राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, कोई नहीं पूछेगा यार, क्लियर? आपको प्रैक्टिकल कैसा आएगा कि बताओ जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा सर, समझे? इसलिए मगअप करने का कोई सेंस बनता भी नहीं सर, हर एक चीज समझिए आप बेटा, ठीक है? अच्छा प्रैक्टिकल का मतलब न्यूमेरिकल नहीं होता है, क्लियर? प्रैक्टिकल का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल ट्रांजेक्शन आप देख रहे हो और उसमें बता रहे हो कि टैक्स लगना कि नहीं लगना, जैसे ओला वाला एग्जांपल हो गया हमारा सर, हाँ है ना? कोई भी एग्जांपल ले लो सर आप, ठीक है? रिकवरी एजेंट की केस में रिवर्स लगता है ना? प्रैक्टिकल चीज बताई मैंने आपको बेटा, ठीक है? दिस इज व्हाट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल। तो सर कई बार आपने सुना होगा इंस्टीट्यूट जो है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछेगा, वो ऐसे ही करता है अभी भी, पहले भी ऐसे ही करता था सर, क्लियर? समझे मेरी बात? और अच्छा है जितना प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पूछेगा उतना जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उनके पेपर अच्छे होंगे सर हमेशा, ठीक है मालिक? सर सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर, लीज, लाइसेंस, रेंटल और डिस्पोजल ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विस, और बोथ। गुड्स और सर्विस के भी डेफिनेशन दे रखा है, गुड्स को भी डिफाइन किया है, सर्विसेज को भी डिफाइन किया, पर अभी आप कॉमन सेंस में गुड्स और सर्विस वो मानिए, डेफिनेशन की बात करेंगे बाद में, अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं उसके लिए, ठीक है मालिक? सर सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स सच एज ब्ला 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 ऑफ व्हाट? गुड्स और सर्विस और बोथ व्हेन सच सप्लाईज आर मेड और अग्रीड टू बी मेड। सप्लाई कर दिया, हाँ है ना भाई? सप्लाईज मेड, सप्लाई कर दूंगा यार, एडवांस दे दे, एडवांस दे दो, सप्लाई कर दूंगा, मतलब क्या है? आई अग्रीड टू सप्लाई द गुड्स और सर्विस और बोथ बच्चों, और हाँ है ना मालिक? आवाज नहीं आ रही वे? अगर मैंने एग्री कर लिया सप्लाई करने के लिए, मतलब मैंने एडवांस ले लिया, तो भी लग गए जीएसटी, अरे हाँ है ना? सर आपने भी इस बैच के लिए एडमिशन पहले ले लिया होगा सर एडवांस में, हाँ है ना सर? जिस दिन आपने एडमिशन लिया, जिस दिन आपने फी पे करी, उस दिन मैंने एग्री कर लिया कि मैं सप्लाई करूंगा, क्लियर? और एग्री किया तो सर उस दिन जब मैंने आपसे फीस लिया वो भी सप्लाई के स्कोप में आ गया, लग गया जीएसटी बेटा, ठीक है? क्लियर? सर ध्यान देना, वापस से बोल रहा बच्चों में, गुड्स हो या सर्विसेज हो, क्या बोला सर?
मैं टाइम ऑफ सप्लाई को लिंक करूंगा ऐसे बेटा, किसको? टाइम ऑफ सप्लाई, जो अपना नेक्स्ट चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 2। गुड्स हो या सर्विसेज हो, अगर सप्लाई कर दिया तो सप्लाई है ही है, सप्लाई करने के लिए एग्री कर दिया मतलब एडवांस अगर रिसीव हो गया, वो भी क्या हो गया? सप्लाई हो गया। और सप्लाई हो गया तो क्या लग गया बच्चा? जीएसटी। गुड्स और सर्विस और बोथ, मतलब गुड्स के केस में भी एडवांस रिसीव हो गया तो जीएसटी लग जाएगा, सर्विसेज के केस में भी एडवांस अगर रिसीव हो गया तो जीएसटी लग जाएगा। मान लो आउट ऑफ 10 लाख आपने मुझे 1 लाख रुपए एडवांस दिया तो 1 लाख पे जीएसटी लग जाएगा सर। हाँ, टाइम ऑफ सप्लाई भी आ गया, पढ़ेंगे टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर के अंदर बेटा, क्लियर? जीएसटी सप्लाई के स्कोप में आ गया, यहां से सप्लाई इज मेड और अग्री टू बी मेड से लिंक होता है टाइम ऑफ सप्लाई। पर हाँ, एक अलग बात है कि गुड्स के केस में, किस केस में बच्चों? गुड्स के केस में 15 नवंबर 2017 को, 15 ऑफ नवंबर 2017 को गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन नंबर 66 ऑफ 2017 इश्यू करके गुड्स के केस में बोल दिया कि नहीं, एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है कि गुड्स के केस में एडवांस पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, अलग से नोटिफिकेशन देके एग्जाम किया, हाँ है ना? पर सप्लाई के स्कोप में तो आ गया, पर वो सप्लाई के स्कोप में तो आ गया क्योंकि सप्लाई में क्या लिखा है? सप्लाई इज मेड और अग्री टू बी मेड, भले गुड्स हो या सर्विसेज हो। पर इसका डिटेल बात करूंगा कब? टाइम ऑफ सप्लाई आएगा तब बच्चों, ठीक है? और हाँ है ना भाई, पता है मेरे को ये क्यों बताना पड़ता है कि गुड्स के केस में एडवांस पे भी टैक्स एग्जाम किया है? क्यों भी नहीं बताना हमें, तो लेक्चर जब खत्म होता तो लोग बात करते हैं कि यार गलत पढ़ा रहा है आदमी तो यार। क्यों? गुड्स पे एडवांस पे टैक्स का है, केवल सर्विसेज में एडवांस पे टैक्स है, पर वो एग्जाम किया हुआ अलग से, वो आएगा बाद में, हाँ है ना? पर मेरे को बताना पड़ता है वरना आप कंफ्यूज रहते हैं सब। क्लियर सर? यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, इसलिए आप कोई चीज ध्यान रखना, अगर आपको लगे ना नहीं यार हमने तो कुछ और देखा है, यहाँ पे कुछ और चल रहा है, तो वो जो कुछ और देखा है वो थोड़ी बात आ जाएगा, जब उसका वक्त आएगा तब आ जाएगा। पर अभी अभी चल रहा है क्या? लेवी, सप्लाई का स्कोप, क्लियर? सारी बातें मैंने आपको नहीं बताई अभी तक, ठीक है बच्चों? क्लियर? तो कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है आपको लगेगा नहीं यार ये तो कुछ और है, तो कुछ और आ जाएगा जब वक्त आएगा तब, ठीक है? वो एक्सेप्शन केस होगा बच्चों, हाँ है ना मालिक? ठीक है सर। व्हेन सप्लाई इज मेड और मतलब गुड्स हो या एडवांस अगर आ गया सर, सप्लाई के स्कोप में आ गया। व्हेन सच सप्लाईज आर मेड और अग्री टू बी मेड बाय अ पर्सन, पता है पर्सन, अगेन जीएसटी के अंदर पर्सन इंक्लूड्स एवरीबॉडी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, बॉडी कॉर्पोरेट, सर कोई फॉरेन कंपनी है, और हाँ है ना भाई सर कोई आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन है, सर सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, सर ये सब आ गए किसमें? पर्सन की डेफिनेशन में। और इन्होंने किसने भी, भले गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो, उसने भी अगर कोई कंसिडरेशन चार्ज किया आपसे, सप्लाई के स्कोप में आ जाएगा बच्चों, हाँ है ना मालिक? क्लियर? वो सब पर्सन के स्कोप में आते हैं, वरना जीएसटी के स्कोप से बाहर निकल जाते बच्चे तो, ठीक है? इसलिए एवरीबॉडी इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ द टर्म पर्सन। क्लियर यहां तक? पक्का? ओके मालिक। सर तो सप्लाई किया है किसने? किसी भी पर्सन ने, पर किसके लिए किया है? सप्लाई इज मेड और अग्री टू बी मेड बाय अ पर्सन फॉर अ, सप्लाई इज मेड और अग्री टू बी मेड बाय अ पर्सन फॉर अ कंसिडरेशन के लिए काम किया। किस लिए काम किया? तो सप्लाई है, वरना सप्लाई नहीं है। एक बार यहां तक जो पढ़ाया वापस बोलना बेटा एक बार। सप्लाई इंक्लूड्स all forms of supply such as sale, exchange, barter, transfer, lease, license, rental or disposal of what? Goods or service or both when such supplies are made or agreed to be made by a person for a, मतलब सप्लाई किया फॉर अ तो सप्लाई, वरना सप्लाई नहीं। सप्लाई किया है फॉर अ तो सप्लाई, वरना सप्लाई नहीं है। सर मेरे को 15-20 मिनट लगेंगे इस टॉपिक में, अगर आप कहे तो पहले ब्रेक दे दूं, आप कहे तो बाद में पढ़ा दूं, आप कहे तो अभी पढ़ा दूं, बोलो। हाँ जी, लिंकिंग में कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं। आपको अगर भूख लग रही हो और पढ़ाई समझ में आ रहा सब कुछ, पक्का? ये कितने बताओ मुझे आप? पक्का बेटा?
एक सोने का और तेरी नजर वही है ओए सर, इसलिए मैं अंदर छुपा के रखता हूँ इनको सर। सर मान लो, मतलब चलेगा ना 15 मिनट सर, या ब्रेक दूं? चलो एक काम करते हैं, चलिए कोई बात नहीं कोई बात नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है? देन विल कंटिन्यू। और बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है फॉर अ कंसिडरेशन, मजा आएगा आपको सर। पर हाँ एक बार जो वीडियो लेक्चर में, प्लीज हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड बेटा। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद।